फटाफट जुड़ जाओ, भी स्टार्ट करें। 1 मिनट में सबको जोड़ लो। फटाफट जुड़ जाओ, भी स्टार्ट किया जाए। यस, पिछली क्लास करी सबने? ठीक है। आवाज नहीं आती, अभी बोल ही नहीं है ना। बोलेंगे तब तो आवाज आएगी। आवाज एक ऐसी वस्तु है जो बोलने पे आती। ये क्रैश कोर्स नहीं है, ये कंप्लीट कोर्स है। ये भी ठीक है। अब आ रही है? ए भी क्लियर? ए भी लिख दीजिए फटाफट, जिसको सब कुछ क्लियर आ रहा है, आवाज, ऑडियो, वीडियो, एवरीथिंग। अच्छा, ए भी में ए फॉर आवाज नहीं होता है। हाँ, एक दो ऐसे से पैदल है। हाँ, ए भी मतलब ऑडियो वीडियो होता है भैया, है ना, बता दें आपको। ए फॉर आवाज नहीं होता है, ठीक है, ऑडियो वीडियो। यस, तो बताइए, ए भी क्लियर? और आवाज भी नहीं होती, आवाज होती है, आवाज। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कितने लोग नए जुड़े हैं आज भी? जो पिछली वीडियो नहीं आ रहा क्या? हाँ, जिनको ए भी क्लियर है सब लोग जल्दी से अंगूठा दिखाओ। ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज क्लियर, अंगूठा दिखाओ जल्दी से। करा बहुत मजे लेते हैं। अभी तो मैंने शुरू नहीं किया। चलो देखें, तो जो लोग नए जुड़े हैं जल्दी से एक बार पोलिंग कर लेते हैं। ए वो लोग लिखेंगे जो लोग बिल्कुल आज पहली क्लास में फ्रेश आए हुए हैं, न्यू एकदम आज। और बी वो लोग लिखेंगे पोल में जो पुराने वाले हैं, जो पिछली क्लास कर चुके हैं या कहीं के पहले क्लास कर चुके हैं ना। एकदम नई वाली जनता जो आज आई वो ए लिखेगी, ठीक। चलो पोल में, पोल में, पोल में, पोल में। ओके, 11% लोग नए जुड़े हैं भाई। तो आप 11% लोग क्लास कर लेंगे पुरानी, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, पुरानी क्लास कर जरूर लेंगे। ऐसा नहीं कि आराम से बैठे कि चलो दूसरे लेक्चर से जिंदगी शुरू कर लो। पुरानी वाली फर्स्ट क्लास कर लीजिएगा, तभी आप फर्स्ट क्लास रहेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सब लोग रेडी? काम शुरू किया जाए। चैट बंद की जाए। अंगूठा दिखा दो एक बार जोरदार तरीके से। चैट बंद हो रही, काम शुरू हो रहा है। यस, ओके। सुनिए ध्यान से, पिछली क्लास में हमने जाना, स्टार्टिंग मैंने की थी। जो लोग नए जुड़ने के लिए बता दूं फटाफट, मेरा नाम एकेएम सर, जेस्टा नाम से मुझे कोचिंग फील्ड में जानते हैं। बीटेक फ्रॉम एचबीडीआई कानपुर, एमबीए फ्रॉम ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, दोनों टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस इंडिया के, आप सर्च कर सकते हैं। 10 साल का एक्सपीरियंस, आकाश एलन सर्वोत्तम। मैं वाइस प्रेसिडेंट रह चुका हूं, जब भी जहां पे भी काम किया है वर्चस्व पे काम किया। काम तो बहुत लोग करते हैं दुनिया में। केमिस्ट्री मेंटर रह चुका हूं, लज्जा बेन पटेल, सोमा लगवाल और अनंत कुमार। ईयर 3942 एम्स 2016, 2018, 2019। अजय मिश्रा नाम से मुझे सर्च कर सकते हैं अकेडमी में, आपको मिल जाऊंगा। नाम फॉलो कर लीजिए। जिन्होंने अभी तक ये नाम नहीं फॉलो किया तुरंत सर्च करिए अजय मिश्रा और फॉलो कर लीजिए। शुरुआत में मिल जाएगा 5 नंबर एजुकेटर, ठीक है। ज्यादा आपको नीचे स्क्रॉल डाउन नहीं करना पड़ेगा, तकलीफ नहीं होगी। जे स्टरलाइट मेरा रेफरल कोड है। यत्र तत्र सर्वत्र, हर जगह इसको यूज कराइए आप। कहीं भी कोई भी व्यक्ति सब्सक्रिप्शन लेता है, चाहे वो किसी भी अनअकैडमी में किसी भी चीज का हो, आईआईटी का हो, नीट का हो, या फिर यूपीएससी का हो, कहीं का हो, कैट का हो, यूपीएससी का हो, व्यापम का हो, समझ पा रहे, कुछ भी हो, मतलब सब जगह चलता है। एमएमटी मत चलाना इसको। हाँ, कह रहे ओयो होटल नहीं मिल रहा, कह रहे फ्लाइट बुक कर रहा था, तुम्हारी फ्लाइट नहीं बुक हुई, तो फ्लाइट नहीं बुक होगी इससे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें।
पिछली क्लास में हम लोगों ने जाना मोल कंसेप्ट लेक्चर नंबर 2 है, मोल कंसेप्ट लेक्चर नंबर 2 है। जो जनता बाद में जुड़ेगी उनके लिए लिख देता हूं मैं। पिछली क्लास हम लोगों ने जाना कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से स्टार्टिंग की थी हम लोगों ने। फिर हम लोग याद करिए एटम की तरफ बढ़ गए थे। फिर हम लोग धीरे धीरे मॉलिक्यूल के अंदर चले गए थे। फिर मॉलिक्यूल के अंदर से दो प्रकार के मॉलिक्यूल का डिस्कशन कर लिया था। फिर आयंस की तरफ भी बीच में गए थे और फिर मोल की तरफ चले गए थे। इस तरीके से हम लोग आगे की तरफ बढ़ के मोल तक पहुंच गए थे, है ना। और हम लोगों ने एक पॉइंट ऐड कर लिया था दिमाग में, वन मोल समथिंग में एनी नंबर ऑफ समथिंग होते हैं। वन मोल समथिंग में एनी नंबर ऑफ, सबके लिए, सबके लिए, ठीक है। वन मोल समथिंग में सबके लिए कोड है, ठीक, सबके लिए कोड है जे स्टार लाइफ। तो मोल तक हम लोग पहुंच गए थे। यहां तक का मामला सबको क्लियर था पिछली क्लास में, कोई डाउट नहीं। चलें आगे बढ़े। अब उसका अब आगे आज हम लोग जानेंगे। मैंने आपको एक सेंटेंस बोला था, अगर आपको याद हो, जाते जाते मैंने आपको कुछ बोल के गया था, क्या तुम्हें याद? टेलीग्राम पे आप सर्च कर सकते हैं, जे स्टार अचीवर ढूंढ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है जे स्टार अचीवर, सर्च करते आपको मिल जाएगा, जुड़ जाइए। पिछली क्लास में मैंने आपको एक लाइन बोली थी, क्या आपको याद है? किसी मॉलिक्यूल के, एक मॉलिक्यूल में किसी एटम के जितने एटम होते हैं उस मॉलिक्यूल के एक मोल में उस एटम के उतने मोल होते हैं। कितने लोगों को लाइन समझ में आई जो मैंने अभी बोली? नहीं, याद नहीं करना है, समझना है। याद करने वाली चीज थोड़ी पढ़ाना है ना। समझना है, समझ में आएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर तो वैसे भी ठीक है। स्लो वर्जन सुनिए, स्लो वर्जन। किसी मॉलिक्यूल के, एक मॉलिक्यूल में किसी एटम के जितने एटम होते हैं उस मॉलिक्यूल के एक मोल में उस एटम के उतने ही मोल होते हैं। अब कितने लोगों को चमक गया? कितने लोगों को अब आ गया, समझ में आ गया क्या बोला मैंने? अब रिटर्न वर्जन सुनिए। अब नहीं आया तो रिटर्न वर्जन लीजिए। देखिए, दो स्टेटमेंट है आपके सामने, आपको बताना इनमें से कौन सा सही कौन सा गलत। ट्रू फॉल्स करा रहा हूं पहले स्टेटमेंट के लिए। बयान नंबर 1 ये है, स्टेटमेंट नंबर 1। आपको ये बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। मैं पोलिंग करा रहा हूं, पहले स्टेटमेंट की पोलिंग। इन वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 देयर आर 2 एटम्स ऑफ O। ठीक है, यस कृति सूर्यदीप। अच्छा, स्टेटमेंट नंबर 2 की पोलिंग, स्टेटमेंट नंबर 2। ये कह रहे हैं 56% लोग कह रहे हैं सही है, 44% कह रहे हैं गलत है। दोनों स्टेटमेंट सही है। आइए समझना शुरू करते हैं। अब ये समझने के लिए आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। पहले देखिए, अगर आपने एक मॉलिक्यूल लिया, CO2 का, तो उसमें 2 एटम होंगे ऑक्सीजन के। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्यों कोई डाउट नहीं होना चाहिए भैया? क्योंकि एक CO2 कैसे बना है? एक कार्बन से बना है, 2 ऑक्सीजन से बना है। पिछली क्लास में मैंने आपको ये सब बताया था। तो बताइए, इसके अंदर 2 एटम होंगे ऑक्सीजन के, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए मैं यहां पे 2 मॉलिक्यूल ले लूं, तो अगर मैं 2 मॉलिक्यूल ले लूं तो क्या 2 into 2 एटम्स हो जाएंगे? अगर मैं 3 मॉलिक्यूल ले लूं तो
तो 3 × 2 हो जाएंगे। अगर मैं ऐसे चलते 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 Na मॉलिक्यूल ले लू तो देखिए, जब एक मॉलिक्यूल लिया तो 2 × 1, जब 2 मॉलिक्यूल लिया तो 2 × 2, जब 3 मॉलिक्यूल लिया तो 2 × 3, जब Na मॉलिक्यूल लेंगे तो 2 × Na। अब जरा बताना, मैंने आपको बताया था 1 मोल समथिंग में Na नंबर ऑफ समथिंग होते हैं, तो बताओ मेरे को कि ये जो Na मॉलिक्यूल है, इन Na मॉलिक्यूल की जगह क्या 1 मोल लिख सकते हैं? 1 मोल CO2 में Na मॉलिक्यूल CO2 के। और बताना, अगर यहां पे Na एटम्स होते तो क्या लिखते हैं? Na एटम्स ऑफ O को क्या 1 मोल O लिखते हैं, और 2Na है तो क्या 2 मोल ऑफ O लिख सकते हैं? इसका मतलब ये जो बाद वाली बात मैंने प्रूव करनी थी, क्या मैंने प्रूव कर दी? जरा बताइए, ये आखिरी में जो सेंटेंस लिखा हुआ है क्या सही है? बिल्कुल। और अगर आखिरी में सेंटेंस लिखा हुआ बिल्कुल सही है, यही तो प्रूव करना था, चेक करिए। इसका मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पहला तो सही था, ये दूसरा बिल्कुल सही है। 1 मोल CO2 के अंदर 2 मोल ऑक्सीजन होते हैं, इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। और यही बात मैंने बोली थी थोड़ी देर पहले आपसे, अगर आपने ध्यान से सुनी हो। अब जो मैंने बोला था उसको मैं स्लो वर्जन में यहां पे ऑडियो वीडियो मैच करा के जरा समझिएगा, जरा समझिएगा। किसी मॉलिक्यूल, देखो ये किसी मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल है, किसी मॉलिक्यूल के एक मॉलिक्यूल में किसी एटम के जितने एटम्स होते हैं, उस मॉलिक्यूल के एक मोल में उस एटम के उतने ही मोल होते हैं। कितनों को बात आप समझ आ गई? 10 सेकंड में सबके अंगूठे दिख जाने चाहिए मेरे को। जितनी जल्दी आप मेरे से इंटरेक्शन रखेंगे उतनी जल्दी मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, उतनी ज्यादा बातें मैं आपको करा पाऊंगा। तो आपका फर्ज बनता है कि जैसे मैं पूछूं तुरंत सबके अंगूठे कंबलों से निकल करके स्क्रीन पे लग जाने चाहिए। 10 सेकंड के अंदर मेरे को सारे अंगूठे, जितनी जनता यहां पे, सबके दिख जाने चाहिए। ये नहीं कि मैं सोचूं कि अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आया तो बिल्कुल फटाफट यस। चलो ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसका ना बात बिल्कुल सही है, जो मैंने बोला उसको मैं आगे भी मॉडिफाई करके यूज कर सकता हूं। आगे चल के मैं सवालों में इन बातों को यूज करूंगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल, और बिल्कुल आसान बात है, देखिए ये सबको समझ में आ जानी चाहिए। एक मॉलिक्यूल लिया, 2 एटम है, तो 2 मॉलिक्यूल लोगे तो × 2 कर दिया, 3 मॉलिक्यूल लिया तो × 3 कर दिया, 2 × 3। Na मॉलिक्यूल लेंगे तो 2 × Na कर देंगे। तो भैया 1 मोल का मतलब क्या है? 2 मोल ऑफ। तो अब अगर किसी को नहीं समझ में आई ये सब बात, इतनी समझाने के बाद, तो यकीन मानिए आप पैदल है, बहुत पैदल है। मतलब पैदल तो फिर भी ठीक है, आपका रथ जमीन में धंसा हुआ है। कहने क्या मेरा रथ जमीन में धंसा हुआ है? बताइए, फिर से आपको 10 स्टेटमेंट दे रहा हूं, को बताना कौन सा सही कौन सा गलत। हाँ जरा बताना। तो अगर इस प्रकार से आपका रथ धंसा हुआ है बिल्कुल जमीन के मीलों नीचे, तो कोई कर्ण उसे निकाल नहीं सकता। बताइए दोनों स्टेटमेंट सही है क्या? कि रथ तो ऊपर होता है, सबके नहीं होते लक्ष्मण। देखिए क्या बिल्कुल सही स्टेटमेंट है? यस, दोनों स्टेटमेंट सही है। किसी मॉलिक्यूल के एक मॉलिक्यूल में किसी एटम के जितने एटम्स होते हैं, 4 एटम्स होंगे CH4 के अंदर, उस मॉलिक्यूल के एक मोल में उस एटम के उतने ही देखो उतने ही मोल होते हैं। क्या बिल्कुल सही स्टेटमेंट है? तो कल को मैं ऐसी बातें कहीं पे अगर समझाना शुरू करूं या इनको यूज करूं तो क्या आप समझ जाएंगे भी? समझ जाएंगे। कल को मैं ऐसे हजारों स्टेटमेंट लिख सकता हूं, घर जाके आप और सोचिएगा इनके बारे में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। तो मेरे को यहां तक की बात समझ में आ गई, मोल क्या होता है वो समझ में आने लगा, और मॉलिक्यूल और मोल में इस प्रकार की बातें समझ में आने लगी। ठीक है, फिर हम लोग और अंदर चलते हैं। और अंदर चले तो अगला कंसेप्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो है रिलेटिव एटॉमिक मास। अगला कंसेप्ट है रिलेटिव एटॉमिक मास।
ध्यान दीजिए, एक्स नाम का कोई एलिमेंट है, इसका रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला गया। उसको निकालने का तरीका था मास ऑफ वन एटम ऑफ एक्स ऊपर लिखिए, मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन नीचे लिखिए, और ये जो रेशियो आएगा इसको बोला गया रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या मतलब था इन बातों का, क्यों निकाला गया, जरा समझ लीजिए थोड़ा। ध्यान दीजिए, जब ये 18वीं शताब्दी में बातें चल रही थी तो वहां पे ऐसी मशीनें नहीं बनी थी जिससे एब्सोल्यूट वजन निकाले जा सके। कहेंगे साहब एब्सोल्यूट वजन क्या होता है? आप रेलवे स्टेशन पे आजकल जाते होंगे, कभी आजकल तो नहीं जाते होंगे, पहले जीवन में कभी गए हो तो वहां पे एक मशीन रखी होती है, 2 रुपए का सिक्का डालिए, अब रेट बढ़ चुका होगा हो सकता है, 2 रुपए का सिक्का डालिए, अंदर से एक वजन निकल के आता है, वो अक्सर गलत होता है। तो वो बताता है आपका वजन 60 केजी है। तो बताइए जो 60 केजी आपको बताया वो कैसा वजन है, एब्सोल्यूट वजन है या फिर रिलेटिव वजन है, कैसा वजन है? हाँ भाई, अंदर से जो स्लिप निकलती बताइए उस पर लिखा होता 60 केजी, कैसा वजन है, एब्सोल्यूट या रिलेटिव? एब्सोल्यूट वजन है। ऐसा थोड़ी बोला कि आपसे पहले जो आदमी यहां से गया था उसके रिलेटिव आपका वजन 1.5 गुना, ऐसा बोलती है क्या मशीन? बताइए क्या मशीन ऐसा बोलती है कि भाई साहब सुनील अभी देखो वजन करा के गया है, उस सुनील से तुम्हारा वजन 1.5 गुना है, अब आप सुनील को ढूंढ रहे हैं, साहब सुनील कहां गया है? कहना भी डिंपल गई है वजन करा के, उससे 2 गुना वजनी हो तुम, ऐसा थोड़ी बोलती है मशीन। बोलती है मशीन एब्सोल्यूट आपका बताती है, आप लेके चले जाते हैं। जरा मेरे को बताइएगा वो एब्सोल्यूट वजन है। पुराने जमाने में ऐसी मशीनें नहीं थी तो एटम के लिए एब्सोल्यूट मास निकालना पॉसिबल नहीं था, तो लोगों ने कंसेप्ट निकाला जिसको बोला जाता है रिलेटिव मास। क्या बोला जाता है? रिलेटिव मास। तो यहां पर रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना शुरू किया गया। ध्यान दीजिए, अगर ऐसी मशीन होती ही नहीं जिसमें एब्सोल्यूट वजन निकाला जा सके तो फिर रिलेटिव वजन कंपेयर करके बातों को आगे बढ़ाया जाएगा। तो जब पुराने जमाने में लोगों ने एटम के वजन रिलेटिव निकालने शुरू किए तो उसमें एक रेफरेंस मानना होगा। ध्यान दीजिए, रेफरेंस किसे माना है? रिलेटिव आप तभी निकाल पाएंगे जब आप किसी को रेफरेंस मानेंगे। रेफरेंस किसे माना गया? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को रेफरेंस क्यों माना गया? हाइड्रोजन को रेफरेंस क्यों माना गया? और ये जो स्केल आप पढ़ रहे हैं इसका नाम है हाइड्रोजन स्केल। हाइड्रोजन को रेफरेंस क्यों माना गया? मान लीजिए आपके सामने एक क्लास चल रही है, उस क्लास में 3 व्यक्ति हैं, एक ये हरे कलर का व्यक्ति है, एक थोड़ा नीला है और एक थोड़ा और बड़ा है भाई, ये सफेद व्यक्ति। मान लीजिए इनके कुछ नाम है, मान लीजिए हरा वाला सुनील है, नीली वाली डिंपल है और ये सफेद वाली बबीता है। तो जरा मेरे को बताना कि भाई साहब अगर आपको इसमें इनके वजन लिखने हो अलग अलग, तो हरे वाले का जो वजन आप खुद का बताएंगे 20 केजी, 10 केजी, 40 केजी, 50 केजी जो भी है वो उसका एब्सोल्यूट वजन है, इसका अपना खुद का एब्सोल्यूट वजन होगा, इसका खुद का अपने का एब्सोल्यूट वजन होगा। लेकिन मशीन ऐसी आई नहीं तो क्या करेंगे? एक को रेफरेंस मान लेंगे। बताइए आप किसे रेफरेंस मानना पसंद करेंगे? इन तीनों में से आप देख के देखिए, साइज देखिए और बताइए किसको रेफरेंस मानेंगे। क्या सबसे कुपोषित आदमी सुनील है? क्या सुनील को बरसों से खाना नहीं मिला है? क्या सुनील को रेफरेंस मान लेना चाहिए? सुनील को रेफरेंस मानते ही आप कहेंगे कि अब मैं इसके रिस्पेक्ट में कोई मशीन है नहीं मेरे पास तो मैं क्या करूंगा? इसके रेफरेंस में क्या डिंपल को देख के बता दूंगा कि तुम डिंपल बहुत भारी लग रही हो सुनील से? ऐसा क्या खाती? तो जरा बताना, रेफरेंस वाले को मैं एक नंबर, एक डिजिट दे दूंगा, आर्बिटरली कहूंगा तुम आज से नंबर 1 हो। सुनील से कहूंगा तो मैं नंबर 1 बोल दूं, कोई दिक्कत? वैसे नंबर 1 नहीं बोलना हो, समझ रहे हैं कि नंबर 1 है मतलब नंबर 1 आदमी है। सुनील को नंबर 1 दिया गया है, एक इंटीजर दे दिया, सबसे छोटा इंटीजर, पॉजिटिव में एक इंटीजर दे दिया, सबसे छोटा इंटीजर। सुनील से कहा तुम्हारी खोपड़ी पे नंबर 1 चिपका देता हूं, तो बताइएगा डिंपल 2 गुना भारी होगी तो डिंपल को क्या नंबर मिलेगा? बताओ, अगर डिंपल 2 गुना भारी है सुनील से दिखने में, समझने में, तो बताइए डिंपल को क्या नंबर मिलेगा? 2 नंबर। बबीता अगर 3 गुना भारी है सुनील से तो बताओ बबीता को क्या नंबर मिलेगा? 3 नंबर। बताइए रेफरेंस कौन है? रेफरेंस कौन है? सुनील। ध्यान दीजिए, एटम्स का सुनील हाइड्रोजन है। एटम्स का सुनील कौन है भाई? एटम्स का सुनील हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को रेफरेंस मान लिया गया। बताइए सुनील से किसी ने पूछा कि तुम्हें 1 नंबर क्यों मिला? यूं ही दे दिया। ऐसे ही हाइड्रोजन से भी किसी ने नहीं पूछा और उसे आर्बिटरली, ध्यान दीजिए क्या बोल रहा हूं मैं, आर्बिटरली एज्यूम कर लिया गया कि तुम आर्बिटरली एज्यूम एज यूनिटी, आर्बिटरली एज्यूम एज यूनिटी, इसको एक नंबर दे दिया, कहा तुम्हें 1 मान लेते हैं। 1 मानने से क्या फायदा होता है? ध्यान दीजिए, अगर सबसे हल्के व्यक्ति को आप 1 मानेंगे तो बाकी सबको मानने में आसानी होगी। कितनों को बात समझ में आई? कितनों को बात समझ में आई? तो बताइए जो 2 है, अगर डिंपल को आपने 2 नंबर दिया तो बताइए क्या बोलेंगे? डिंपल सुनील से 2 गुना भारी है, 2 केजी गुना भारी है। कौन सा स्टेटमेंट सही, जल्दी से बताओ। डिंपल सुनील से 2 गुना भारी है, 2 केजी गुना भारी है। 2 गुना भारी है, 2 केजी गुना भारी है, 2 गुना, 2 टाइम्स, कोई यूनिट नहीं है। बबीता सुनील से 3 गुना भारी है, 3 केजी गुना भारी है। क्या सही बात है? 3 गुना भारी है। बताइए, रिलेटिव चीजों के पास कोई यूनिट नहीं होती, रिलेटिव चीजों के पास कोई यूनिट नहीं होती, रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिटलेस होगा। समझ पा रहे हैं? ये जो 3 है इसके पास कोई यूनिट नहीं है, ये जो 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स,
इससे 2 गुना भारी है, इसके पास 2 के पास कोई यूनिट नहीं। समझ में आ रही बात? तो जरा बातों को समझते रहिए। तो बताओ रेफरेंस किसे मान लिया हमने? रेफरेंस सबसे हल्के व्यक्ति को माना जाता है। ये सबसे हल्का व्यक्ति था, इसको रेफरेंस मान लिया। फिर एक्स नाम की कोई अननोन एलिमेंट ऊपर लाते गए, तो आपने एक एटम एक्स का लेकर के आए, उसको एक एटम एस से कंपेयर किया। कंपेयर करने पे आपको एक डिजिट मिल गई, वो रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाया। किसका? एक्स का। मेरे ख्याल से बात क्लियर है। नेक्स्ट स्केल पे चला जाए। फिर उसके बाद स्केल को मॉडिफाई किया जाए और उसके बाद ऑक्सीजन स्केल पे लोग आ गए। ऑक्सीजन स्केल को इस्तेमाल किया गया। कौन ये सब करता है चेंजेस वगैरह? ये सब आईपीएससी करती है। आईपीएससी कौन है? केमिस्ट्री की गवर्नमेंट है, तो वो जो करती है कुछ सोच समझ के करती है। तो आप ध्यान दीजिए जरा, यहां पे एक नई स्केल डिफाइन की गई। जो नई स्केल थी, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहां लिखा गया मास ऑफ वन एटम ऑफ एक्स, और नीचे लिखा गया मास ऑफ वन एटम ऑफ 8O16। ध्यान दीजिए 8O16, और यहां पे डिवाइड कर दिया गया एक डिजिट। ऐसा क्यों किया गया जरा समझिए। यहां पे देखो एटम्स का सुनील अगर हाइड्रोजन है, तो एटम्स के अंदर डिंपल वगैरह कौन है? कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये सब डिंपल बबीता है। तो जरा बताना, अगर हाइड्रोजन को मैं एक नंबर असाइन कर रहा हूं, देखिए ध्यान दीजिए, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। हाइड्रोजन को आर्बिटरली एज्यूम किया गया है यूनिटी। इसको सबसे हल्का एलिमेंट क्यों बोला गया? क्योंकि ध्यान दीजिए इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन है। समझ पा रहे हैं? तो बहुत हल्का व्यक्ति है। इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल है। बताओ हाइड्रोजन को अगर मैं चेक करूं, तो एक इलेक्ट्रॉन लेके बैठा हुआ है 1H1, एक प्रोटॉन लेके बैठा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन लेके बैठा हुआ और न्यूट्रॉन शून्य है। तो बताइए क्या एक प्रोटॉन, सिंगल प्रोटॉन, इसी के अंदर मास होगा ठीक ठाक, बाकी इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल होता है। तो क्या सबसे हल्का व्यक्ति, इसको नंबर 1 असाइन कर दिया गया। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं किया गया, इसको आर्बिटरली एक नंबर दे दिया गया कि तुम सबसे हल्के हो, तुम 1 बन जाओ। फिर कार्बन को जो नंबर मिला वो 12 मिला, क्योंकि कार्बन 12 गुना हैवी था। किससे? हाइड्रोजन से। ऑक्सीजन को जो नंबर मिला वो 16 मिला, क्योंकि ऑक्सीजन 16 गुना भारी था। फिर कहानी जब चल पड़ी और लोगों को पता चला कि ऑक्सीजन 16 गुना भारी है, तो स्केल को जब मॉडिफाई किया गया, पहली चीज मॉडिफाई क्यों किया गया? ऑक्सीजन स्केल को पढ़ने की जरूरत क्या थी? ध्यान दीजिए, जब आप दो व्यक्तियों को कंपेयर करेंगे, जैसे दो व्यक्तियों को आप रिलेटिव वजन कंपेयर करना है, तो दोनों आपस में कंबाइन होंगे तभी तो कंपैरिजन होगा। दोनों आपस में कंबाइन होंगे तभी तो कंपैरिजन होगा। तो इनके कंपाउंड्स बनेंगे तभी तो कंपैरिजन होगा। तो कंपाउंड भी तो बनने चाहिए, तभी तो सुनील डिंपल जब एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे तभी तो कंपैरिजन कर पाएंगे। ये भारी लग रहा है, वो हल्का लग रहा है। तो हाइड्रोजन के साथ ज्यादातर लोग बॉन्ड नहीं बनाते, कंपाउंड नहीं बनाते। ऑक्सीजन के साथ बहुत लोग कंपाउंड बना लेते हैं। इसलिए ऐसा व्यक्ति लिया गया जो ज्यादा रिएक्टिव है, तो ज्यादा रिएक्टिव आदमी को रेफरेंस माना गया। अब जब इसको आप रेफरेंस मानेंगे, तो मेरे को पता है कि ऑक्सीजन 16 गुना भारी है। और देखिए डिनोमिनेटर में कहानी चेंज नहीं होनी चाहिए। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, डिनोमिनेटर में डिजिट वही आनी चाहिए, क्या? 1। नहीं तो फिर तो इसके लिए आंसर ही अलग आने शुरू हो जाएंगे। तो डिनोमिनेटर बताओ यहां पे क्या था? 1। तो डिनोमिनेटर यहां भी क्या आना चाहिए? 1। लेकिन अंदर जो ब्रैकेट के अंदर ये जो लिखा है, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, बताओ अगर नीचे वाला उधर डिनोमिनेटर 1 है, तो यहां अंडरलाइन जिसे किया वो कितना है? ये अंडरलाइन जो किया है वो कितना बताओ? वो 16 है। तो 16 का कौन सा पार्ट ले लिया? 1/16 पार्ट। समझ में आ रही बात? तो बताइए डिनोमिनेटर क्या 1 बन गया, और ऊपर आप एक एटम एक्स का मास लगा देंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास आपको मिल जाएगा। ये कौन से स्केल है? ऑक्सीजन स्केल। कितनों को समझ में आ रही बात है? स्केल को मॉडिफाई क्यों किया गया भाई? तोड़ते जाइए, फटाफट आगे बढ़ते जाए। 5 नंबर स्लाइड पे आइए। अगली स्केल का नाम क्या है? कार्बन स्केल। कार्बन बहुत ही एबंडेंट है, नेचर के अंदर बहुत आसानी से मिलता है, तो इसके रिलेटिवली कंपेयर करना और आसान है। तो अगला जो आईपीएससी ने मॉडिफिकेशन किया वो क्या किया? कार्बन स्केल। अब मेरे को एक बात बताना, अगर यहां पे कल को कार्बन का एक एटम का मास आप लगाते हैं, तो जल्दी से टाइप करना, यहां नीचे 16 की जगह कौन आने वाला है? यहां नीचे 16वां पार्ट लेने की जगह आप कौन सा पार्ट लेने वाले? 12वां पार्ट। तो इस बार मैं रिलेटिव एटॉमिक मास को फिर से डिफाइन कर दूंगा। क्या यहां पे देखो, ये जो अंदर लिखा हुआ है,
क्या ये हाइड्रोजन से 12 गुना भारी है? तो बताओ यहां पे एक टर्म लगाना चाहिए मेरे को 1/12, जिससे नीचे वाली डिजिट फिर से कितनी बन जाए 1, और जैसे ही 1 बन जाएगी तो बताइए ऊपर वाले का फिर से लिख देंगे और रिलेटिव आंसर निकल आएगा। तो इस तरीके से रिलेटिव वजन निकालने शुरू किए गए। कौन सा स्केल है? कार्बन स्केल। ये स्केल अभी तक फॉलो होती है, ये लेटेस्ट स्केल है, और कार्बन बहुत एबंडेंट है, नेचर में आसानी से मिलता है, इसलिए इसको फाइनल स्केल बनाया गया। अब आ जाइए 6 नंबर पे। इस तरीके से कभी आप पढ़ते हो तो आप जब कभी सवाल लगाते हैं तो याद करिए आपको सवालों में ऐसा लिखा मिला होगा कभी ना कभी, कि कभी कभी ऐसा लिखा होता है कार्बन इज इक्वल टू 12, है ना, और ऑक्सीजन इज इक्वल टू लिखा जाता है 16, एन इज इक्वल टू लिखा जाता है 14, आगे पीछे कुछ नहीं। देखिए बस ऐसे लिख के छोड़ देते हैं कई बार, आगे पीछे कुछ नहीं, मतलब 12 के आगे कुछ नहीं, ग्राम भी नहीं, एमयू भी नहीं, केजी भी नहीं। तो बताओ ये जो सिर्फ 12 लिखा है कौन है? ये सब जो लिखे जाते हैं क्वेश्चन में हिंट दिए जाते हैं, ये सब कौन है? ये सब है कौन? ये सब रिलेटिव एटॉमिक मास है। समझ में आ रही बात? ये सब रिलेटिव एटॉमिक मास दिए जाते हैं। क्लियर? चलो भाई बढ़ते जाइए। अगला पॉइंट, ये सब बातें क्लियर होना बहुत जरूरी, क्योंकि छोटी छोटी बातें अगर आपको क्लियर नहीं होंगी तो आगे आप बड़े सवालों में बहुत बार फंसेंगे और जिंदगी में आपको कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा पूरी केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में। अगला पॉइंट सुनिए। अगला पॉइंट है कि ये सब हो जाने के बाद फिर यहां पे 4 टर्म डिफाइन होंगे। रिलेटिव एटॉमिक मास, अब धीरे धीरे मामला जहरीला होता जाएगा। ग्राम एटॉमिक मास, अब मान लीजिए आपसे कहता है 4 सवाल, मैं आपसे कहता हूं 4 सवाल आपके सामने है, और मान लो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ, आगे लगा दिया मैंने कोई एटम का नाम, सपोज मैंने कार्बन लगा दिया। आपको चारों आंसर लिखने हैं कॉमा लगा के एक साथ, चारों आंसर लिखने कॉमा लगा के एक साथ, एक साथ, एक साथ, ना ना एक एक करके नहीं, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं। चैट में बंद कर दे रहा हूं, लोग चैट में बंद कर दे रहा हूं, जब लगा लेना 10 सेकंड का टाइम आपको, बस लिख लो, रेडी रखो, फिर इंटर मारो, सब एक साथ, सब एक साथ इंटर मारेंगे। देखो कितने लोग सही लिखते हैं, सब एक साथ। चलो चैट ओपन हो रही है, स्टार्ट। 12 लिखे पड़े। हाँ भाई, पहला वाला क्या आएगा? किसी का सही नहीं है, मतलब किसी का सही नहीं है, मतलब एक दो लोगों को छोड़ दे, मतलब जितने मेरे को दिख रहे हैं सब गलत है लाइन से। तो आप समझ रहे हैं आपको क्या केमिस्ट्री आती है अभी। आपको फिजिकल केमिस्ट्री का भी मतलब काका काका भी नहीं आता है, समझ पा रहे हैं? तो मतलब समझने की आवश्यकता है, इसीलिए मैं कहता हूं ओवर कॉन्फिडेंस में मत उछलिए मेरे दोस्त, नहीं तो जब जमीन खिसक जाएगी तो बहुत तेज गिरेंगे। तो बताना यहां पे आंसर आएगा 12, यहां पे आंसर आएगा 12 ग्राम, यहां पे आंसर आएगा 12 एमयू, और यहां पे आंसर आएगा 12/Na, और साथ में यूनिट भी आएगी ग्राम। एकदम हूबहू ऐसा बहुत ही कम लोगों ने लिखा था, बहुत ही ना के बराबर। अब सुनिए ध्यान से, बहुत ना के बराबर, अब सुनिए ध्यान से, एक एक बात को समझना होगा। सबसे पहले रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास का क्या मतलब होता है, तो आप समझ गए मेरे ख्याल से। कार्बन हाइड्रोजन से 12 गुना भारी है, पहला पॉइंट तो सबको क्लियर है, डन। हाँ भाई पहला डन। आपको पढ़ना है ग्राम एटॉमिक मास पहले, तो फिर बाकी बचे दो, पहले ग्राम एटॉमिक मास पे आते हैं भी। अब ये शब्द का इस्तेमाल हुआ है, इसको समझते हैं जरा, फिर तीसरे चौथे को भी समझेंगे, ठीक है? चलो दूसरे पे आ जाइए, 8 नंबर स्लाइड पे आइए फटाफट, और यहां हम लोग समझने जा रहे हैं ग्राम एटॉमिक मास। इज द रिलेटिव एटॉमिक मास, नोट्स आपको यहीं से बनाने भैया, एकदम सिस्टमेटिक पढ़ा रहा हूं।
और जल्दी जल्दी मैं सब पढ़ा दूंगा, मतलब आपको बिल्कुल आते रहना पड़ेगा और मैं टाइम वाइम सब बढ़ा दूंगा। थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अगर आपको सब पढ़ना है तो मेरे साथ लगे रहना पड़ेगा। इफ द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ any atom is represented या is expressed in gram, then it is known as अब इस लाइन का मतलब समझिए। अगर आपसे कोई व्यक्ति पूछता है कि बताओ मेरे को ग्राम एटॉमिक मास समझाओ, अभी मैं लिखना सिखा रहा हूं, समझाया नहीं है मैंने अभी मैं सिर्फ आपको लिखना सिखा रहा हूं। लिखने में और समझने में फर्क होता है। ग्राम एटॉमिक मास आपको किसी ने कहा कार्बन का लिखो, तो आप कहेंगे डेफिनेशन ये है, ये समझने का लिखने का तरीका हो गया। क्या तरीका भाई? अगर मैं किसी भी रिलेटिव एटॉमिक मास, किसी भी एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास जो निकलता है उसको एक्सप्रेस्ड कर दूं किसमें? ग्राम में। किसमें कर दूं? ग्राम में। तो वो बन जाता है ग्राम एटॉमिक मास। जैसे कार्बन का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है? हाइड्रोजन से कितने गुना भारी है? 12 गुना। तो ये इसका रिलेटिव एटॉमिक मास है। अगर मैं इसको ग्राम में एक्सप्रेस कर दूं तो ये जो बन जाएगा इसे क्या बोलेंगे आप? ये ग्राम एटॉमिक मास है। किसका? कार्बन का। मेरे ख्याल से बात समझ में आने लगी होगी। अगला सुनिए, ग्राम एटॉमिक मास अगर ऑक्सीजन का आपको देता है तो आप कहेंगे ऑक्सीजन आ गया। लो भाई, ऑक्सीजन कितने गुना भारी है? 16 गुना भारी है हाइड्रोजन से। रिलेटिव एटॉमिक मास 16 है। इसको ग्राम में एक्सप्रेस कर दो तो ये क्या बन जाएगा? इसका ग्राम एटॉमिक मास बन जाएगा। ये लिखने का तरीका है, ध्यान दीजिए। ये समझने का तरीका नहीं है, समझने का तरीका आगे आएगा। कोई कहता है समझाओ, कोई कहता है समझाओ, तो आप कहेंगे एक शब्द समझना होगा जिसको कहते हैं मोलर मास। समझने के लिए एक शब्द समझना होगा जिसको बोलते हैं मोलर मास। अब मैं समझाने जा रहा हूं। मोलर मास को कहा जाता है, मोलर मास का मतलब मास ऑफ वन मोल। सामान्य ज्ञान भाई। जैसे मोलर वॉल्यूम तो मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ वन मोल, मोलर वॉल्यूम तो वॉल्यूम ऑफ वन मोल, तो मोलर मास तो मास ऑफ वन मोल। अब जरा बताना, इसमें दो कैटेगरी बना लेते हैं, एक इधर जाएगी और एक कैटेगरी इधर जाएगी। दो ही मेन सवाल आपको मिलते हैं। एक सवाल बिल्कुल सिस्टमेटिक पढ़ा रहा हूं तो आप उसको समझते जाइए एक एक पॉइंट को, और जाकर बना लीजिएगा यहीं से। एक केस इधर, एक केस इधर। ध्यान दीजिए, इधर जब आप बातचीत करेंगे तो आप एटम का केस उठा लें कोई, और इधर जब आप बातचीत करें तो आप कोई मॉलिक्यूल का केस उठा लें। दो ही मेन सवाल आपको मिलने हैं। तो एटम में आपको कार्बन मिल सकता है, हाइड्रोजन मिल सकता है, नाइट्रोजन मिल सकता है, ऑक्सीजन मिल सकता है, या कोई और एटम। मॉलिक्यूल में उदाहरण के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे N2, O2, CO2, अमोनिया, इनमें से कोई मिल सकता है। तो जरा ध्यान दीजिए, मान लीजिए आपको कोई एटम का एग्जांपल आ गया है ना, तो आप कहेंगे मोलर मास, मास ऑफ वन मोल किसका? देखो तीर ऐसे चला, मास ऑफ वन मोल ऑफ एनी एटम। इधर चले गए तो किसी एटम के एक मोल का मास है ना, किसी एटम के एक मोल का मास, इसी को बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। मैंने कहा ना, पहले मैं लिखने का तरीका दिखा रहा था, अब मैं समझा रहा हूं। ये समझने का तरीका है। कोई पूछे ग्राम एटॉमिक मास होता क्या है, किसी ने आपसे पूछा कि भैया ग्राम एटॉमिक मास होता क्या है, तो आप कहेंगे होता तो ये है। क्या? ये मतलब क्या? मोलर मास होता है। फिर उसका क्या मतलब हुआ? मास ऑफ वन मोल होता है। किसके वन मोल का मास होता है? किसी एटम के। कौन से एटम का? जो आप यहां से सिलेक्ट करेंगे। समझ पा रहे हैं? तो ये तो हो गया ग्राम एटॉमिक मास होता क्या है। एक मोल का मास होता है। कोई पूछे ग्राम एटॉमिक मास को लिखते कैसे हैं, तो लिखते ऐसे हैं। जब रिलेटिव एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट कर देंगे तो वो ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगा। ये लिखने का तरीका है और ये समझने का तरीका है। मेरे ख्याल से बात समझ में आना शुरू हो गई होगी। 10 सेकंड में जल्दी से इतनी बात क्लियर है तो अंगूठा दिखाइए फटाफट। अब अंदर चले भाई। मान लीजिए उसने एग्जाम्पल लेना शुरू किया, तो बारीक बातें से सुनते जाइए ध्यान से। मान लीजिए उसने एग्जाम्पल लेना शुरू किया, उसने कहा एग्जाम्पल हो जा भाई। मैंने कहा क्यों नहीं, ठीक है चलो चैट बंद कर रहा हूं। बीच में मैं चैट ओपन करूंगा, आपसे पूछूंगा, फिर मैं काम शुरू कर दूंगा। ओके, तो जितनी जल्दी आप अंगूठे दिखा देंगे उतनी जल्दी चैट बंद हो जाएगी। हाँ, स्लाइड नंबर में 9 नंबर है, ठीक है ओके। स्लाइड नंबरिंग यहां होती जा रही, देखते जाइए आप। 8 नंबर ये साइड में, 9 नंबर। अब सुनना मेरी बात। एग्जाम्पल ले लिया मैंने, कार्बन लिया। मान लो मैंने कार्बन एटम ले लिया। अब मैंने कार्बन एटम ले लिया तो मुझसे कहता है जरा समझाओ, तो आप कहेंगे ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12
रिलेटिव एटॉमिक मास कितना 12, उसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर दो तो 12 ग्राम। ये बात आपने कहां से सीखी? पीछे से, यहां से सीखी। फिर आप इसको यहां अप्लाई जब करेंगे तो आप क्या बोलेंगे? कहेंगे ग्राम एटॉमिक मास होता क्या है? ये तो लिखने का तरीका हो गया अभी। होता क्या है? होता ये है, होता ये। तो यहां लिखूंगा, इसका मतलब ये हुआ कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन 12 ग्राम। कि हाँ, ये मतलब हुआ इसका। फिर कहेगा 1 मोल कार्बन में कितने कार्बन होते हैं? 1 मोल समथिंग में Na समथिंग। तो 1 मोल कार्बन में कितने कार्बन? Na कार्बन। Na कार्बन का मास कितना हो गया? 12 ग्राम। तो बताइए फिर एक कार्बन का मास कितना हो गया? तो आप कहेंगे एक कार्बन का मास कितना हो गया? 12 बाई Na ग्राम। क्लियर है? इतनी बात सबको समझ में आनी चाहिए। अब उसके बाद आगे बढ़ते जाइए। अगर आपसे कहता है जरा और खोल के समझाओ कि भाई साहब ये जो नीचे लिखा हुआ है इन दोनों शब्दों में क्या कंसेप्ट है। एक तो आपने लिखा ये, देखना जरा ध्यान से, एक लिखा ये, ठीक है, और एक लिखा ये। जरा दोनों में समझना क्या डिफरेंस है। ये और ये में, यानी कि इसमें और इसमें, बिना आगे बढ़े यही बताओ कौन हल्का है कौन भारी है? ऊपर वाला या नीचे वाला? भारी कौन है? भारी कौन है? ये वाला या ये वाला? और थोड़ा खेलें, कौन सा भारी भैया? 12 ग्राम भारी है कि 12 बाई Na ग्राम भारी है? करे सॉल्व करना, यूनिट देखनी पड़ेगी Na क्या होता है। अरे 1 मोल भारी है कि 1 कार्बन भारी है? बताओ। 1 कार्बन मतलब 1 एटम, 1 मोल कार्बन मतलब Na कार्बन, बहुत सारे कार्बन। तो भारी कौन होगा? ऊपर वाला भारी होगा। क्लियर है? ऊपर वाला भारी होगा। ठीक है, अब जरा इस बात को और खोल लीजिए। बात को अगर और खोल लिया जाए 10 नंबर स्लाइड में चलिएगा जरा। 10 नंबर स्लाइड में मैं कहता हूं, ये देखो मैंने 1 कार्बन एटम लिया, ये मैंने 1 कार्बन एटम लिया, ठीक। इसका मास बताओ। अगर ये एक सिंगल कार्बन एटम है तो इसका मास बताओ। 12 बाई Na। क्या आगे क्या? हाथी घोड़े रथ? क्या यूनिट के साथ बात करिए, यूनिट के साथ, ग्राम। ठीक है, फिर आपको मजा नहीं लगा, आपने एक और कार्बन लिया। अब कितना मास हो गया? 2 कार्बन हो गए, 1 कार्बन 2 कार्बन। हाँ, कितना मास हो गया? इंटू 2। यहां पे इंटू क्या कर देंगे? इंटू 2। हाँ भाई, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने कहा मेरे को 3 कार्बन लेने का मन किया। हाँ भाई, 3 कार्बन, 4 कार्बन, क्या करते जाएं? इंटू 3, इंटू 4, इंटू 5, इंटू 6, इंटू 7, इंटू 8, इंटू 9, 10, 11, 12, 12 कार्बन इंटू 12 हो गया। अब मेरे को मौज आने लगी तो भाई साहब मैंने तो ढेर लगा दिया। मैंने कहा मैं इतने सारे लूंगा। कहने इसमें कितने सारे हैं? कहने इसमें बहुत सारे हैं। कहने कितने सारे? कहने लाइन लगी पड़ी है, डॉट 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 लगा दो। गिनने पे पता चला कि बहुत ही सारे हैं। कितने सारे? Na कार्बन हो गए। कितने कार्बन हो गए? Na कार्बन हो गए। जरा बताइए, अगर यहां पे Na कार्बन ले लूं मैं, अगर मैं यहां पे Na कार्बन ले लूं तो जरा बताना कि ये जो पूरा ढेर लगा हुआ है, क्या ये Na कार्बन से भर दिया मैंने? क्या ये 1 मोल कार्बन है? और अगर ये 1 मोल कार्बन है तो बताना इसमें से 1 कार्बन का मास आपको पता है? इसमें से 1 कार्बन का मास, इसका मास आपको पता है? इसका मास कितना है? इसका मास है 12 बाई Na ग्राम। तो बताओ ऐसे कितने कार्बन है? Na कार्बन है तो इंटू Na कर दो। 2 होते तो इंटू 2 करते। तो बताओ इस पूरे ढेर का मास क्या ये आ गया? और इस पूरे ढेर का मास ये आ गया, तो इसी को क्या बोल रहे हैं? Na से Na कट गया, 12 ग्राम। तो मेरे को बताना 12 ग्राम किसका मास है? 1 मोल कार्बन का, यानी कि पूरे ढेर का मास है। अगर आप इसमें से 2 बातें कहें, मास ऑफ 1 मोल कार्बन, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, दोनों में फर्क समझ में आता है? दोनों में क्या फर्क है बताना। ये एक सिंगल कार्बन है जो आपने एक गोला बना रखा है यहां पे, ये इसमें से अगर आप ये सिंगल कार्बन निकालें तो इसका मास कितना है? 12 बाई Na ग्राम। और अगर आप ये पूरा ढेर लगा के बैठे हैं जो बड़ा सा ये वाला, इस पूरे ढेर का मास निकालेंगे तो इसका मास कितना आएगा? 12 ग्राम। कौन भारी है भैया? ढेर भारी होगा तो ये भारी है और ये नीचे वाली पार्टी हल्की। क्लियर? कितना समझ में आ गई बात? तोड़ डालिए। क्या पीछे वाला कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है? क्या ये जो बात इधर हुई है, क्या ये इधर बिल्कुल डायग्राम से क्लियर है? फटाफट तोड़िए, 10 सेकंड के अंदर सारी जनता। अगर किसी को भी यहां ना समझ में आए मोल कंसेप्ट तो इस्तीफा दे दीजिएगा। आज के बाद आपको जिंदगी में कोई नहीं सिखा सकता मोल कंसेप्ट, यकीन मानिए आप। यही सत्य है, कठोर सत्य है, लेकिन यही सत्य है। आपको अगर यहां मोल कंसेप्ट ना समझ में आए, यहां फिजिकल केमिस्ट्री ना समझ में आए, तो यकीन मानिए आपका टीवी खराब है। चैनल बदलने से कोई फायदा नहीं होगा। कई बार टीवी खराब होता है और आप चैनल बदल रहे होते हैं। स्टार प्लस भी आपके लिए वही है जो आज तक है, क्योंकि आपका टीवी खराब है।
कहने उस पर तुलसी का नया पति आएगा, आपका पुराना ही रहेगा। आइए समझें आगे, ये बात सबको क्लियर? तो बताइए ये क्या है? ये एक कार्बन है। कोई पूछे ये जो निकाला इसके अंदर से ये क्या? ये एक कार्बन है। कहें ये ढेर क्या लगा रखा है? कहेंगे ये अनेक कार्बन है, ये अनेक कार्बन है। तो एक कार्बन, अनेक कार्बन। एक कार्बन हल्का होगा, अनेक कार्बन भारी होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़। अगला पॉइंट, ग्राम एटॉमिक मास सबको क्लियर? ग्राम एटॉमिक मास में 2 पॉइंट क्लियर। लिखते कैसे हैं वो क्लियर, होता क्या है वो क्लियर। 2 बातें बोल रहा हूं, लिखते क्या है वो क्लियर, होता क्या है वो क्लियर। अब जरा चलता हूं अगले कंसेप्ट पे। अगला कंसेप्ट होगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, किसी ने कहा कि ये क्या होता है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या चीज है, जरा बताओ। तो आप उससे पूछना कि लिखने वाला सीखना है कि समझने वाला सीखना है। वो कहेगा लिखने वाला पहले बता दो। अच्छा, कहेंगे ठीक। सुनिएगा ध्यान से। इफ द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास of any molecule is represented in gram, then it is known as, स्पीड देख पा रहे हैं? स्पीड के साथ साथ स्ट्राइक रेट देखिए, लॉजिक देखते जाइए। सुलेख भी है, कंसेप्ट भी है, स्पीड भी है, और क्या चाहिए जिंदगी में? समझ पा रहे हैं? आगे देखिए भाई, अगर आपसे कहता है कि आप कोई रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास लेकर के आते हैं किसी मॉलिक्यूल का, उसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो जो तैयार होती है, जो टर्म तैयार होता है, उसे बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। उसे बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब जरा बताने, ये तो लिखने का तरीका हो गया है ना, ये तो लिखने का तरीका हो गया। अब जरा मेरे को बताना एक बात इंपॉर्टेंट। मैं तुमसे कहता हूं कि रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या चीज होती है, तो पढ़ाया नहीं? का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास तो पढ़ाया नहीं? मैं पढ़ा चुका हूं, अगर आपने ध्यान दिया हो। करे कब पढ़ा दिया? करे जब रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ा रहा था उसी वक्त पढ़ा दिया। करे कैसे? करे यहां पे देखिए, ध्यान सुनिए, यहां पे अगर मॉलिक्यूल आएगा, यहां पे कोई मॉलिक्यूल आएगा एटम की जगह पे, तो यहां मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे आप, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। ऊपर क्या लिखेंगे? मास ऑफ वन एटम की जगह मास ऑफ वन मॉलिक्यूल लिखेंगे। नीचे क्या लिखेंगे? जरा नीचे टाइप करना सब लोग। इतना समझ में है? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक्स, यहां क्या लिखेंगे? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एक्स। नीचे क्या लिखेंगे? मार डाला, H2 नहीं चाचा, H ही लिखेंगे। यही तो खेल हो गया। अरे भैया मेरे दोस्त, अपने तेज दिमाग को पहचानिए। आप नासा भी जा सकते हैं, वो भी ट्रेन से, बिना टिकट। ध्यान दीजिए, नीचे वन एटम ऑफ H ही रहेगा। रेफरेंस हमेशा सबसे कुपोषित आदमी यानी कि सुनील ही रहेगा। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। कल को ध्यान दीजिए, डिंपल ऑक्सीजन हुआ करती थी। अगर 2 डिंपल आपस में मिल गई हैं तो वो दोनों मिलकर के O2 बन गई हैं। 2 डिंपल अगर आपस में मिल गई तो दोनों मिलकर O2 हो चुकी हैं। ये डिंपल स्क्वायर बन चुका है। ध्यान दीजिए, डिंपल स्क्वायर बन चुका है, तो लेकिन सुनील ही आज भी रेफरेंस है। रेफरेंस आज भी सुनील है। जो सबसे कुपोषित आदमी होता है वही रेफरेंस बना रहेगा पूरी जिंदगी। समझ पा रहे हैं? क्योंकि अगर सुनील डबल हो गया तो सबसे हल्का नहीं रह जाएगा। जरा बताइए, अगर सुनील डबल हो गया, जैसे डिंपल डबल होकर के O2 बन गई है, सुनील डबल होकर के अगर सुनील स्क्वायर बन जाएगा, तो भाई साहब सुनील 1 नहीं 2 हो जाएगा। सुनील 1 नहीं 2 डिजिट बन जाएगी। जैसे आप यहां पे 1 एज्यूम कर रहे थे, यहां आपको 2 एज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि आपने सुनील को अगर 1 एज्यूम किया है पहले, तो सुनील प्लस सुनील को आपको 2 एज्यूम करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान दीजिए, डिनोमिनेटर तो हमेशा एक ही रहेगा। कितनों को बात समझ में आई? रेफरेंस कौन रहेगा? सुनील को क्या एडमिन बना दिया जब फोर्सला ग्रुप का? रेफरेंस कौन रहेगा भाई? रेफरेंस अकेला सुनील ही रहेगा। तो नीचे आप एक एटम H का ही मास लगाएंगे, यानी कि नीचे डिजिट जो आएगी क्या आएगी? 1। अब जरा मेरे को एक बात बताना, नीचे डिजिट कितनी आई? 1। ऊपर अगर मान लो नीचे 1 AMU आई, मान लो आपने AMU में लिख दिया 1 AMU, ऊपर अगर O2 आ गया तो O2 कितना होगा? जरा टाइप करना। अगर ऊपर O2 आ गया तो O2 कितना होगा? जरा टाइप करना। नीचे 1 AMU,
ऊपर O2 32 AMU, तो बताइए रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास O2 का कितना हो जाएगा? 32। कितनों को बात समझ में आ गई? और आपने तो नीचे 2 कर डाला था, तो आपके हिसाब से तो O2 16 लेकर के बैठी होगी। गॉट इट गाइस? गाइस बात समझ में आ रही तो अंगूठा तो दिखा दिया करो गाइस। क्या बोलेंगे? किसी कोई पूछे आपसे रेफरेंस हमेशा जिंदगी भर कौन रहता है, तो क्या बोलोगे? रेफरेंस तो बेचारा सुनील ही रहता है। सुनील हमेशा अकेला था और अकेला ही रहेगा, वही रेफरेंस है। गॉट इट? ओके गाइस, तो गाइस आगे बढ़ते जाइए। अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। यानी कि अगर आप कोई भी मॉलिक्यूल लेते हैं, जैसे आपने N2 ले लिया, सपोज आपने N2 ले लिया, तो N2 को H से कंपेयर किया जाएगा और पता चलेगा N2 H से कितने गुना भारी है। जितने गुना भारी है वो N2 का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा। तो आज जरा मेरे को बताना टाइप करके जल्दी से, N2 H से कितने गुना भारी है? N2 H से कितने गुना भारी? जल्दी टाइप करो। कैसे निकाला? कैसे निकाला? पहले N2 के अंदर घुस गए, कहा तुम्हारे पास N और N है, देखो N2 के अंदर घुस गए, देखो एक डिंपल दूसरी डिंपल, रेफरेंस बेचारा H अकेला, H को नंबर मिला 1, ये डिंपल 14 लेके बैठी थी, ये वाली डिंपल भी 14 लेके बैठी थी, दोनों मिल गई तो क्या 28 बन जाएंगी? तो बताओ क्या ये 28 गुना भारी हो जाएगा इससे? मौज आ रही तो तोड़िए जरा। डिंपल डबल हो जाती है, सुनील अकेला ही रहता है, वही रेफरेंस है, सबका रेफरेंस सुनील। कहने सुनील कौन है? सुनील एक काल्पनिक पात्र है, इसका जन्म हुआ है कंसेप्ट समझाने के लिए। उसकी महिला मित्र डिंपल है, आगे भी आती रहेंगी जब जब आपको कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी। अब सुनिए मेरी बात जरा ध्यान से। यहां पे बात अगर आपको समझ में आना शुरू होगी, उसने बोला ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2 बता दो। O2 बता दो। बताओ क्या क्या लिखेंगे? जल्दी से टाइप करो खटाखट। क्या करें? N2 कितने गुना भारी है S से? S से H1 है, N2 कितना हो गया? 28, तो आगे क्या लिखें? 28 ग्राम। यहां नीचे बताओ O2 कितने गुना भारी? O कितने गुना भारी था? O था 16, तो O2 हो गया 32, तो 32 ग्राम। ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया, देखो क्या कर दिया, जो रिलेटिव आंसर था उसको ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया, तो क्या बन गया? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्लियर मानो सबको? चलिए अब यहां लौट के आइए। ये जो मैंने आपको बताया, मैंने क्या बताया? 2 कंसेप्ट बताता हूं। पहला लिखने का, फिर समझने का। अभी क्या सीखा? बोलो अभी क्या सीखा? अभी लिखना सीखा है, अब समझना। अब समझने के लिए इधर आ जाओ। कोई पूछे होता क्या है, कहेंगे अभी जो बताया वो क्या था? वो तो कह रहे वो तो लिखना सीखा था। अब ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता क्या है ये बताओ मेरे को। कहेंगे ठीक है आओ प्लीज। उससे कहेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास देखो ऊपर लिखा हुआ है, देखो तीर कहां से आया? यहां से। कोई पूछे ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? कहेंगे मोलर मास होता है। मोलर मास क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल होता है। कहेंगे किसका? 1 मोल का मास किसका? कहेंगे जिस मॉलिक्यूल को आपने सेलेक्ट किया है। करे कौन सा मॉलिक्यूल सेलेक्ट कर सकता है? करे जो आपकी इच्छा। समझ पा रहे हैं? तो उसने कहा एग्जाम्पल ले लूं। एग्जाम्पल नहीं ले लेना, एग्जाम्पल लेना। एग्जाम्पल कह लो, एग्जाम्पल लेते हैं। तो मेरे को बताना, मैंने अगर यहां पे O2 सेलेक्ट कर लिया, तो जल्दी से बताओ पहला काम क्या लिखूंगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 कितना लिखूंगा बताओ? तो पढ़ चुके हैं अभी आप 32 ग्राम, ये भी पढ़ चुके हैं आप। तो अभी जो आपने सीखा था वो लिखना सीख लिया। अब लौट आइए, अब समझते समय आप ध्यान दें। कोई पूछा आपसे होता क्या, तो उसको समझाएंगे कि भाई साहब होता तो ये है मोलर मास। फिर कहेंगे इसका मतलब क्या? मोलर मास होता है इसका मतलब? कहेंगे इसका मतलब ये मास ऑफ 1 मोल है। किसका? O2 का। 1 मोल मॉलिक्यूल में कितने मॉलिक्यूल होंगे? 1 मोल समथिंग में समथिंग। मास ऑफ NaO2 है। तो बताइए 1 O2 का मास कितना हो जाएगा? अब जरा बताना, 2 बातों को मैं ब्लॉक में रख रहा हूं।
एक ये, एक ये, दोनों में कौन भारी है? ऊपर वाला पी लूं या नीचे वाला पी लूं? भारी कौन है? जल्दी से टाइप करो। ये वाला, ये वाला कौन भारी है? ऊपर वाला। कैसे पता चला? ये अनेक O2 है, ये एक O2 है। देखो ऊपर अनेक O2 है, ये एक O2 है। समझ पा रहे हैं? क्या इसी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं जैसे 10 नंबर में आपने एटम के केस में एक्सप्लेन किया था? क्या समझाएंगे? यहां जाइए 12 नंबर पे, जरा इस बार एक्सप्लेनेशन अगर आपसे कोई मांगे तो उसको कहेंगे भाई साहब जरा सुनना ध्यान से मेरी बात। उससे कहेंगे ये लिया, कहेंगे ये क्या है? कह एक O2 है, इसका मास बताओ। कहेंगे इसका मास है 32 बाई Na ग्राम, एक O2 है। ठीक है, अब बताओ उसको अच्छा लगने लगा, उसने कहा एक और ले लूं क्या? हाँ ले लो, एक और ले लूं, एक और ले लूं। 4 O2 हो गए, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 6 7 8 9 10 11 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर मेरे को मौज आने लगी तो मैंने कहा पूरा ढेर ही लगा देता हूं। अब ढेर लगा दूंगा तो बताइए इसमें कितने सारे O2? ये लगा ढेर, ये लीजिए, ये लीजिए, खूब सारे भर दिए, इतने सारे भर डाले। पता चला जब काउंटिंग स्टार्ट हुई, तो पता चला इसके अंदर Na ऑक्सीजन है। अगर इसके अंदर Na ऑक्सीजन है तो इसके अंदर 1 मोल ऑक्सीजन है। 1 मोल ऑक्सीजन है तो आप क्या बोलेंगे? एक अगर ये निकाल के बैठे होते आप सिंगल, तो बताइए एक सिंगल अगर आप लेके बैठे होते, मास ऑफ 1 O2, एक अकेला, तो एक अकेली सिंगल मेरी अगर आप ये लेके बैठे होते तो बताइए मास कितना होता? 32 बाई Na ग्राम। ठीक है, अगर आप ऐसे पूरा ढेर लगा के बैठे हुए हैं, ये पूरा ढेर लगा के बैठे हुए हैं, इस ढेर को ऐसे रिप्रेजेंट कर दें तो बताइए क्या मास ऑफ 1 मोल O2 निकालना पड़ेगा। तो मेरे को बताना क्या करें? 32 बाई Na में क्या मल्टीप्लाई कर दें? Na मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि अगर एक O2 का ये मास है तो 2 O2 का इंटू 2, 3 O2 का इंटू 3, तो NaO2 का इंटू Na। इसमें Na मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आ जाएगा? 32 बाई Na इंटू Na। बातें समझ पा रहे हैं? और आंसर कितना आ जाएगा बोलो? 32 का। तो जरा बताना यहां पे क्या लिखोगे? कितनों को बात क्लियर? जल्दी से मोटा दिखाइए फटाफट। थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए बीच में, रिलैक्स करना लाइफ में बहुत जरूरी है। चलो भाई, इतना काफी, इतना काफी रिलैक्स। चलो अब मेरे को एक बात बताइए, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो आपने कहां से चले थे भाई? यहां से चले थे। कोई मेरे को एक कंसेप्ट बताना, ये जो पूरी स्लाइड आपने पढ़ी 9 नंबर, इस स्लाइड का एक कंक्लूजन बता देना, इस स्लाइड का एक कंक्लूजन बता देना मेरे को। हाँ भाई, यहां पे मेरी क्लास में कई जेई वाले भी पढ़ते हैं भैया, है ना? जेई वाले भी पढ़ते हैं। तो कोई जेई वाला भी आपका हो दोस्त जिसको लग रहा हो कि भाई साहब मेरी जिंदगी में बहुत दिक्कत है, सबको पकड़ लाइए, सबको मोक्ष दिला दूंगा। ठीक है, अब मेरे बात सुनना। अगर कोई मुझसे पूछता है कि बताओ ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, लिखना अलग चीज है। देखिए लिखने का तरीका पूछेगा तो ये बोलूंगा कि रिलेटिव को जब ग्राम में रिप्रेजेंट कर देता हूं, देखो रिलेटिव को जब ग्राम में रिप्रेजेंट कर देता हूं तो वो बन जाते हैं ग्राम एटॉम। अगर एटम है तो ग्राम एटॉमिक मास, और अगर मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये तो लिखने का तरीका हो गया। समझने का तरीका कोई पूछे, कोई कंसेप्चुअल व्यक्ति आपसे पूछे समझने का तरीका क्या है, तो क्या बोलेंगे? आज के बाद जिंदगी में कभी किसी ने पूछ लिया ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास दोनों क्या होते हैं, तो उससे एक बात बस बोल के चले आना, दोनों मोलर मास होते हैं। क्या बोल के चले आना? मोलर मास। वो पूछेगा किसका, कहेंगे वो तो तुम बताओ, तुम ग्राम एटॉमिक मास किसका पूछना चाहते हो? कह रहे कार्बन का, कह रहे फिर उसी का होगा। कह रहे ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसका पूछना चाहते हो? कह रहे O2 का, कह रहे फिर उसी का मोलर मास होगा। तो कोई आपसे पूछा आज के बाद जिंदगी में कि ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होते हैं, तो क्या बताओगे उसको?
एक शब्द दे दोगे उसको, क्या क्या अभी तक का पूरा कंक्लूजन निकाल चुके हम लोग? बताए 13 नंबर स्लाइड में आपको कंक्लूजन समझ में आ रहा है क्या? कोई आज के बाद जिंदगी में आपसे पूछे ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये दोनों क्या होते हैं, तो आप बस उसको एक बात बोल देना, कह देना दोनों मोलर मास होते हैं। समझदार होगा तो चला जाएगा, और नहीं हुआ तो ऐसी बातें नहीं पूछेगा। ठीक, अब उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएं। हम लोगों ने ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कर ली, इससे सारे कंसेप्ट खुल जाते हैं। ये जो ढेर लगा है इससे भी कंसेप्ट खुल जाते हैं, इससे सारी बातें दिख जाती हैं एकदम साफ साफ। उसके बाद यहां पे लौट आइए, यहां पे लौट आइए, बताइए कि इसमें दूसरा वाला भी डन हो गया भाई? बताओ भाई। दो डन, ये क्लियर ये क्लियर। अब दो बचते हैं। अब आपको ये समझना है और ये समझना है, तो पहले इसको समझना शुरू करते हैं और फिर इसको समझना शुरू करते हैं। दो बचे, ठीक है, दो डन हो गए, दो बचे, ठीक है। बाकी दो को समझने के लिए बाकी दो को समझने के लिए आपको एक और कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा, जिसका नाम है एमयू। कितने लोगों को एमयू से डर लगता है कि क्या होता है, कहां आ जाता है अचानक से, मतलब खुल के कभी नहीं आया जिंदगी में। आज आपको मैं अगले 10 मिनट में एकदम अपोजिट डायरेक्शन में खड़ा कर दूंगा, आप डराना शुरू करेंगे। 10 मिनट के बाद आपको रुकना होगा ढंग से, ठीक है? सुनिए ध्यान से। किसी ने आपसे पूछा कि भाई साहब ये क्या होता है, एमयू क्या होता है, तो कहेंगे, नाम पूछा जाए तो आप कह देंगे, अगर किसी से पूछा एमयू क्या होता है, आपने बोला एटॉमिक मास यूनिट होती है। तो भैया ये तो फुल फॉर्म हो गया ना, मतलब क्या हुआ, है ना? मतलब क्या हुआ, कोई पूछेगा मतलब क्या है इसका, कहेंगे मास की यूनिट होती है, कहेंगे मास की यूनिट होती है। फिर आप कहेंगे मास की यूनिट तो केजी भी होती है, ग्राम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो एमयू क्यों? वो पूछेगा एमयू फिर क्यों डिफाइन हुआ? तो आप कहेंगे जैसे ये लोग होते हैं वैसे ये भी एक यूनिट है। तो जब कोई भारी बड़ी, एक बड़ी यूनिट होती है, एक छोटी यूनिट होती है। जैसे आप अगर एक मान लीजिए आलू का इतना बड़ा बोरा लेकर के घूम रहे हैं, तो आप उसका वजन केजी में बताना पसंद करेंगे कि ये 4 केजी का है, 10 केजी का है, 20 केजी का है। अगर आप कोई छोटा सा पैकेट खरीद के ला रहे हैं मेडिकल स्टोर से, पाउडर का या किसी चीज का, तो कोई दवा लेकर के आ रहे हैं, तो वो ग्राम में, मिलीग्राम में बताती है, ग्राम में बताती है कितने ग्राम का पैकेट है। या और छोटा पैकेट होगा तो मिलीग्राम में लिखा होता है, 10 मिलीग्राम का है, ठीक है? फिर अगर उससे भी छोटी कोई एंटिटी हो तो उसका वजन किसने बताना चाहिए? एएमयू में। तो ये बस यूनिट छोटी करी जा रही है। बड़ी यूनिट कौन है? केजी, उससे छोटी यूनिट ग्राम, उससे और छोटी मिलीग्राम। बहुत छोटी एंटिटी आएगी तो किसका किसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग? एएमयू में। अब जरा ध्यान दीजिए, कोई आप अगर मान लीजिए स्टेशन पे आप कोई वजन निकालते हैं, तो वो आपका वजन केजी में बताता है, मिलीग्राम में थोड़ी बताता है ना? और अगर आप कोई छोटा सा पैकेट खरीद के ला रहे हैं तो दवा का पैकेट या कुछ, उसमें मिलीग्राम में वजन लिखा होता है, केजी में थोड़ी लिखा होता है। तो सिग्निफिकेंट बना रहे हैं आंसर, इसलिए यूनिट उसके अकॉर्डिंग इस्तेमाल की जाती है जितनी बड़ी एंटिटी होगी, ठीक है? तो इसलिए एक मास की यूनिट है, और ये छोटे, बहुत छोटी यूनिट है, तो छोटी छोटी एंटिटी के लिए यूज करते हैं, तो केमिस्ट्री में ज्यादा यूज होती है, ठीक है? सब्जी खरीदते समय आप एएमयू में थोड़ी सब्जी खरीदेंगे कि भाई साहब मेरे को 4 एएमयू आलू देना जरा। अच्छा, अब इसको डिफाइन कैसे किया गया? आईपीएसी ने जैसे रिलेटिव एटॉमिक स्केल वाला मामला डिफाइन किया था, देखो ये कार्बन स्केल, ये ऑक्सीजन स्केल, कार्बन, वैसे ही उसने एएमयू को भी डिफाइन किया। और एएमयू को डिफाइन किया, सबसे लेटेस्ट स्केल सीधे पढ़ते हैं। 1 एएमयू को सबसे पहले डिफाइन किया गया कार्बन स्केल से। तो देखिए, जैसे 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, किसके होते हैं? सबके होते हैं, यूनिवर्सल कन्वर्जन है। तो 1 एएमयू में
कुछ ग्राम होंगे, तो आपको एमयू और ग्राम का कन्वर्जन पढ़ना चाहिए। तो यहां पर लिखा उसने मास ऑफ वन एटम ऑफ 6C12 इन ग्राम, ठीक। और एक कार्बन एटम उसने लिया, उस एक कार्बन एटम का मास उसने ग्राम में लिया, और जो मास आया उसका 12वां हिस्सा ले लिया। क्या लिया? उसका 12वां हिस्सा, 1/12 पार्ट, ठीक। तो उसका जो 1/12 पार्ट आया उसको डिफाइन किया गया 1 mu। अच्छा, कार्बन के एक एटम का जो 12वां हिस्सा होगा, क्या वो एक हाइड्रोजन के बराबर होगा? हेलो, बोलो भाई। क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन से कितने गुना भारी है? 12 गुना। तो अगर आप कार्बन का 12वां हिस्सा लेते हैं, 12th पार्ट, जैसे ये कार्बन एटम है, तो आप इसका 12वां हिस्सा ले लो, ऐसे टुकड़े कर दो, 12 टुकड़े कर दो इसके, फिर जो 12वां टुकड़ा उसको निकाल लो यहां से, तो क्या वो एक हाइड्रोजन एक एच के बराबर होगा? उसी को एक एमयू डिफाइन किया गया। समझ पा रहे हैं लॉजिक? तो क्या बोला गया? कार्बन, एक कार्बन पकड़िए, उसके 12 टुकड़े करिए, और 12वां जो टुकड़ा होगा वो 1 एमयू है, ठीक। तो इस तरीके से एमयू को डिफाइन करना शुरू किया आईपीएससी ने, और फिर कहानी आगे बढ़ गई। जैसे 1 केजी में 1000 ग्राम डिफाइन हुए, वैसे एक एमयू में भी कुछ ग्राम डिफाइन हुए। अब आपको ये डिफाइन कैसे आगे सॉल्व होगा, उसके लिए आपको ये जो अंदर लिखा हुआ है, अंदर ब्रैकेट के अंदर, इसकी वैल्यू बतानी होगी। तो जरा मेरे को जल्दी से इसके अंदर जो ब्रैकेट में लिखा है उसकी वैल्यू टाइप करो सब लोग। हाँ, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इसका मास बताओ। ये जो लिखा है ब्रैकेट के अंदर, इसका क्या लिखें इसकी जगह? इसका आंसर बताओ क्या लिखें। अब देखो बहुत लोग गलत लिख रहे हैं भैया इसीलिए मैं कह रहा हूं ध्यान से पढ़िए। अब अगर आपको पीछे वाली बात नहीं समझ में तो आप ये जिंदगी में नहीं समझ पाएंगे, फिर ये नहीं समझेंगे तो एमयू नहीं आएगा, एमयू नहीं आएगा, आपके सवाल ही नहीं लगेंगे। हाँ, बैठे रहो, मस्त रहो। और आपके मोल नहीं लगा तो आपकी काइनेटिक्स नहीं लगेगी, काइनेटिक्स नहीं लगेगी, इलेक्ट्रॉन नहीं लगेगी, मोल्स के बाद सॉल्यूशन भी नहीं लगेगा। खत्म हो गई फिजिकल केमिस्ट्री, रिवाइज करिए, सिलेबस खत्म आपका। तो 12/Na ग्राम, 12 ग्राम नहीं भैया, 12/Na ग्राम, पीछे बताया मैंने, इसीलिए आपको ध्यान से सुनिए, ध्यान से बातों को। देखो ये लिखा हुआ है, इसीलिए बहुत बेसिक बेसिक बातें भी मैं बता रहा हूं, अगर नहीं आती तो सीख लीजिए जिंदगी में। मास ऑफ वन एटम कार्बन कितना, और एक ही बार बताऊंगा, फिर हर बार नहीं बताऊंगा ये बातें मैं। 12/Na ग्राम। तो मेरे को एक बात बताना, यहां अंदर क्या लिखेंगे जल्दी से? 12/Na ग्राम, और बाहर कौन आएगा बताओ? इंटू 1/12। सॉल्व करेंगे, 12 कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा बोलो? ठीक है, अब जरा बताना यहां से ये किसके बराबर आ गया? 1 एमयू। ये कनेक्शन है। जैसे 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, वैसे 1 एमयू में 1/Na ग्राम होते हैं, ठीक। स्लाइड नंबर 14। अब सवाल उठता है किसके? 1 एमयू में 1/Na ग्राम किसके होते हैं? अच्छा, 1 केजी में 1000 ग्राम किसके होते हैं? मेरे, तुम्हारे, या किसी और के? तो आप कहेंगे सबके, यूनिवर्सल कन्वर्जन है। तो 1 केजी में 1000 ग्राम सबके होते हैं, तो 1 एमयू में 1/Na ग्राम किसके होंगे? सबके होंगे। तो क्या एमयू सिर्फ कार्बन के लिए डिफाइन है? नहीं, एमयू सबके लिए डिफाइन है। जैसे केजी के केवल किसी एक व्यक्ति के लिए डिफाइन है, मतलब केजी में वजन सिर्फ एक आदमी बता सकते हैं, सबका नहीं बता सकते, सबका बता सकते हैं। तो यूनिवर्सल कन्वर्जन है ये। जैसे ये क्या है, ये भी यूनिवर्सल कन्वर्जन है, सब पे लागू होता है। तो एमयू को आगे बढ़ाया जाए, एमयू को जब आगे बढ़ाएंगे तो क्या मैं कार्बन की जगह कोई और भी किसी के लिए डिफाइन कर सकता हूं? यस। बस आपको क्या करना होगा, 1 एमयू इज इक्वल टू, कल को मान लीजिए आपने कहा कंसेप्ट और खोला जाए, तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ, यहां ले लो भैया 7N14 इन ग्राम। अब बताना नाइट्रोजन यहां कौन आएगा, वो आप खुद सोचिए। बताइए नाइट्रोजन हाइड्रोजन से कितने गुना भारी है? 14 टाइम्स। तो उसका कौन सा हिस्सा ले लें? तो 1/14 पार्ट ले लो उसका। बस जो 1/14 पार्ट आएगा वो क्या हो जाएगा? 1 एमयू, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एक हाइड्रोजन के बराबर बनाना है। समझ पा रहे हैं? तो 7N14 कितने गुना भारी है? 14 टाइम्स भारी है। किससे? हाइड्रोजन से। और हाइड्रोजन से 14 टाइम्स भारी है, तो आपने 14 डिवाइड कर दिया, तो इसका 14 पार्ट ले लो। सॉल्व करो भाई। ये जो अंदर लिखा है जरा इसकी वैल्यू बताओ जल्दी से, इस बार सब लोग सही बताना। हमें अंदर जो लिखा है इसकी वैल्यू बताओ जल्दी से। ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? 14/Na। यूनिट क्या आएगी? हाथी घोड़े रथ क्या? ग्राम। यूनिट के साथ बात क्या करिए, बार 1/14 आएगा, 14 कट जाएगा, क्या 1/Na ग्राम के बराबर आ गया? कौन? 1 एमयू। ठीक है, अब जरा उल्टा सोचना शुरू करिए। कोई पूछे कि ये तुमने कहां सोचा, जो ऊपर लिखा हुआ है पीले पेन से, ये पीले से जो लिखा है कहां से सोचा? उससे कहना भाई साहब ये सही है क्या?
उससे पूछना ये सही है क्या, उससे पूछना हाँ सही है। कहेगा कार्बन के लिए सही कि नाइट्रोजन के लिए सही है, कह रहे सबके लिए सही है। तो क्या ये कंसेप्ट नाइट्रोजन के ऊपर लगेगा, कह रहे हाँ। क्या 1 AMU नाइट्रोजन के अंदर 1/Na ग्राम नाइट्रोजन होना चाहिए, कह रहे हाँ। कह रहे इसका मतलब ये ऊपर वाली बात भी सही है। भाई देखो इसकी जगह ये लिख 1 AMU को 1 AMU लिखे रहने दो, 1/Na को क्या 14/Na इंटू 1/14 लिख दो, कोई दिक्कत बताओ। अगर ये नीचे वाली बात सही तो कैसे ऊपर वाली बात भी लिख सकते हैं, यस। और अगर ये लिख दिया तो ये भी लिख सकते हैं, बताओ 1 AMU की जगह 1 लिखे रहने दो, 1/14 की जगह 1/14 रहने दो। और ये कौन है फिर, ये मास ऑफ 1 एटम ऑफ 7 and 14 ग्राम। तो जरा मेरे को बताइए क्या ये वाली बात सबके लिए सही है, और अगर ये सबके लिए सही है तो बताइए क्या ये वाली बात भी ठीक है और ये वाली बात भी ठीक है। इसी तरीके से क्या मैं हजारों बातें डिफाइन कर सकता हूं, मौज आ रही तो तोड़िए, अगला डिफाइन करूं फिर मैं। क्या एमयू सिर्फ कार्बन के लिए वैलिड होगा या कहीं भी घुसा सकता हूं मैं एमयू का कंसेप्ट, बताइए। अगली स्लाइड में चलता हूं 16 नंबर पर। अगला मैं कहता हूं भैया ये लो 1 एमयू को फिर से डिफाइन करो, फिर से डिफाइन करो कि अंदर क्या लूंगा, अंदर इस बार मॉलिक्यूल लूंगा। क्या सिर्फ एटम की जागीर है एमयू, नहीं, यहां पे 1 मॉलिक्यूल लेता हूं। बताना इस बार 1 मॉलिक्यूल किसका लो, कहना जिसका मन हो उसका लो। N2 का ले लिया, बताओ N2 का ले लिया तो यहां पे कौन आएगा, हाँ भाई यहां पे कौन आएगा, 1 डिवाइड बाय क्या N2 28 गुना भारी है तो यहां पे 28 डिवाइड कर दो, खत्म हो गया। लो भैया सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो बताओ अंदर ब्रैकेट के अंदर यहां कौन आने वाला है। हेलो 1 मॉलिक्यूल N2 इन ग्राम, मास बताओ जल्दी से, 28/Na ग्राम। यहां पे कौन आने वाला है 1/28, 28 से 28 कट जाएगा, आंसर बोलो 1/Na ग्राम। क्या यूनिवर्सल कन्वर्जन है, तोड़ते जाइए खटाखट आगे बढ़ते जाए। 16 नंबर के बाद 17 नंबर पे आ जाओ। 17 नंबर में मजा आने लगा तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा और डिफाइन करूंगा, और डिफाइन करूंगा तो बताइए यहां पे कौन सा मॉलिक्यूल लिया था मैंने, यहां मैंने लिया था होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। कल को मैं हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल ले सकता हूं कि नहीं ले सकता, बताइए। मैं अब लाइन लगा दूंगा, मैं बोलूंगा 1 AMU इज इक्वल टू, अब आपको सवाल देता हूं जरा देखिए, ये और एक बार डिफाइन कर लो। बताओ यहां पे मैंने लिया मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इन ग्राम। अब जरा मेरे को जल्दी से बताना यहां पे कौन आने वाला है, हाँ भाई यहां पे कौन आने वाला है, टाइप करो। कार्बन कितने गुना भारी, 12 गुना, ऑक्सीजन 16 गुना, 16 इंटू 2 32, 32 प्लस 12 44 गुना भारी है। लो 44 टाइम्स ले लिया। बताइए अंदर वाला सॉल्व करेंगे तो कितना आने वाला है 44/Na ग्राम। बाहर वाली पार्टी क्या लेके बैठी हुई है 1/44, सॉल्व करूंगा तो बोलो आंसर फिर से कितना आ जाएगा 1/Na ग्राम। जरा देख पा रहे हैं खेल क्या चल रहा है, एंटिटी ही तो चेंज कर रहा हूं। अगर आपसे कोई पूछे कर क्या रहे हो, कहूंगा एंटिटी ही तो चेंज कर रहा हूं। ध्यान से देखिए यहां पे एंटिटी क्या हुआ करती थी स्टार्टिंग में, कार्बन एटम था, फिर नाइट्रोजन आ गया, दूसरा एटम आ गया, फिर मॉलिक्यूल आया होमो एटॉमिक, फिर अगला मॉलिक्यूल हेटेरोटॉमिक। मौज आने लगी तो क्या बताइए क्या मैं आगे चल के आयन पे भी खेल सकता हूं, बताना क्या मैं आगे चल के आयन से भी खेल सकता हूं। मेरे को मौज आएगी मैं आयन उठा के ले आऊंगा, एंटिटी तो चेंज करनी है। जरा मेरे को बताना, मैं फिर से डिफाइन करने जा रहा हूं 1 AMU इज इक्वल टू, मैंने कहा यहां पे मैंने लिया कोई आयन, मास ऑफ 1 आयन ऑफ ऑक्साइड इन ग्राम डिवाइडेड बाय, बोलो यहां पे कौन आने वाला है, हाँ भाई टाइप करिए यहां पे कौन आने वाला है। बताओ ऑक्साइड कितने गुना भारी है, ऑक्सीजन कितने गुना भारी होता है 16 गुना, माइनस चार्ज से तो इलेक्ट्रॉन का आना जाना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पूरा ऑक्साइड कितने गुना भारी हुआ 16 गुना, 16 गुना। ऑक्साइड है O2 थोड़ी है भैया, ऑक्साइड है, एक ही O तो है, -2 चार्ज पहली क्लास, इसीलिए पहली क्लास करना जरूरी था। मैंने कहा था नेगेटिव चार्ज जो आता है और जाता है ना, नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए वो इलेक्ट्रॉन के आने जाने से आता है, और इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल होता है। तब एक कह रहा था सर थोड़ा जल्दी पढ़ा दो ना प्लीज कहते बहुत जल्दी पढ़ा दो सर, अब हो गई जल्दी आपकी, इसीलिए मैं कह रहा हूं एक अच्छे भक्त की तरह आया करिए और मेरी क्लास में हाथ जोड़ के बैठ जाया करिए और प्रवचन का आनंद लिया करिए, अंत में मोक्ष मिल जाएगा। सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन रखिए, ज्ञान मैं दूंगा आप सिर्फ लेंगे, समझ पा रहे हैं। तो जरा मेरे को बताना यहां पे ऑक्साइड है भैया, ऑक्साइड है तो बताइए क्या 16 गुना भारी होगा, 16 गुना भारी है तो यहां पे क्या 16 लगाना चाहिए। कल को ये भी तो सवाल पूछ सकता है, बताओ यहां फिल इन द ब्लैंक फिल करो, आप 32 लगा के आ जाओगे तो आपका फॉर्म आ जाएगा। जरा बताना अंदर सॉल्व करेंगे तो अंदर बताओ कौन आएगा, यहां बताइए भैया अंदर कौन आने वाला है, अंदर कौन, अंदर 16/n है। क्या संभाल पा रहे मामला, खटाखट निपटाते जाइए। यहां पे देखो 1/16 आएगा, 1/16 आएगा तो फिर से 16 कट जाएगा, फिर से लो भैया वही आ गया,
यूनिवर्सल कन्वर्जन है, सबके लिए सही होगा। कोई कहे क्या बैक गियर लगा सकते हो, कह रहे हाँ क्यों नहीं, कह रहे ये सबके लिए सही, कह रहे हाँ ये बिल्कुल सबके लिए सही है। अगर ये सही है थोड़ा पीछे जाके चले जाओ, क्या ये सही है तो क्या इसको कन्वर्ट करके ऐसा लिख सकता हूं, थोड़ा पीछे जाओ, यहां से शुरू कर लो, ये सही है, यस, तो ये वाला भी सही होगा, यस। क्यों, 1/n की जगह 16 16 ऊपर नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, सेम बात है। और ये सही तो फिर ये भी लिख सकते हैं, इसको ये लिखे रहने दो, 1/16 को रहने दो, बताओ ये किसका मास है, मास ऑफ वन ऑक्साइड है। बताइए क्या लॉजिक समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। अब मैं पत्ते पूरे खोल डालता हूं, तबाही मचा देते हैं। अब वक्त आ चुका है तबाही मचाने का। बताइए एटम भी हो गया, एटम भी हो गया, एटम भी हो गया, मॉलिक्यूल भी हो गया, मॉलिक्यूल भी हो गया, आयन भी हो गया। अब आपको मैं बात को जनरलाइज कर देता हूं। चारों एक साथ टाइप करने, फिल इन द ब्लैंक, मेरे रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक, एक साथ चारों खींचिए। ठीक है भाई, बताओ भाई क्या क्या लिखें पहले वाले में, 16, दूसरे वाले में 12 और 4 16, तीसरे वाले में नाइट्रोजन 14, H1, 1 × 4 4, 14 + 4 18, प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 18, CO2 44। चारों को सॉल्व करके आंसर क्या आएगा, कैसा कन्वर्जन है। क्या आपको एएमयू से भी डर लगता है, क्या आपको एएमयू से अभी भी डर लगता है, और अगर मौज आ गई तो कीबोर्ड तोड़ डालिए एक बार। उसने कार्बन से खेलना शुरू कराया था, वो अमोनियम आयन तक लेकर के आ गया। यही कवि है। कवि शुरू बिल्कुल जमीन से करता है, और जब कवि अंत करता है तो पूरी रेंज कवर कर देता है। समझ पाना है, तो खेल को समझिए, अच्छे भक्त की तरह आइए और आनंद उठाइए। चलिए भाई, अगली क्लास है तुम्हारी, सबकी क्लास होती है, सबको कहीं ना कहीं जाना है, कोई रुकने थोड़ी आया है संसार में।
तुम्हें अगली क्लास में जाना है, मुझे कहीं और जाना है, किसी को कहीं और जाना होगा। समझ पा रहे? चलिए बढ़ते रहिए। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक सेंटेंस फिर से बोलता हूं, जरा ध्यान सुनिएगा। आपका जितना दिमाग है सब केंद्रित कर लीजिए, कंसंट्रेट। मैं फिर से आपको एक लाइन बोल रहा हूं, आपको बताना है कैसा लगता है, क्या आप समझ पा रहे हैं उस बात को जो मैं बोलने वाला हूं। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? रेडी? सुनिएगा, हवा की तरह निकल जाएगा। किसी एटम के एक मोल का मास जितना ग्राम में होता है, उस एटम के एक एटम का मास उतना ही एमयू में होता है। मैंने कहा था ना, हवा की तरह गुजर जाऊंगा। स्लो वर्जन लीजिए। किसी एटम के एक मोल का मास जितना ग्राम में होता है, उस एटम के एक एटम का मास उतना ही एमयू में होता है। कितना थोड़ा बहुत करंट आया, झटका लगा तो थोड़ा और अंदर चलते हैं। इससे भी सवाल लगते हैं जो मैं बोला हूं। पहले तो तय करिए सही है गलत है क्या है, समझ में आता है कि नहीं, पहले तो यही बात कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं। रिटन वर्जन ली, 3 वर्जन बोलता हूं मैं, फास्ट, स्लो, रिटन। अब जो बिल्कुल पैदल जनता है, जिसको अभी तक कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कहें क्या बोल जाता है ये आदमी, वो लोग आ जाइए रिटन में। 20 नंबर। दोनों स्टेटमेंट में से ट्रू फॉल्स बताना आपको। दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं। चलो मैंने आधा तो सॉल्व भी कर दिया, या तो दोनों सही या तो दोनों गलत हैं। आपको बताना दोनों सही या दोनों गलत है। पोल शुरू कर रहा हूं, एक साथ दोनों के लिए पोलिंग हो रही है। दोनों सही या दोनों गलत, सिर्फ 2 ही जवाब है। 6% कह रहे हैं दोनों गलत है। अरे यार ऐसा 7% हो गए। लोकतंत्र के रक्षक हैं। आज तक भाई 100% का पोल नहीं आया कभी। कुछ लोग विपक्ष में जरूर बैठ जाते हैं जाके। कोई पूछे ये बात तो सब लोग बता देंगे, सब नहीं बता पाते। लक्ष्मी 93% का सही, 7% गलत है। मन अनुकृति दिव्या, जरा समझिए ध्यान से। अब इस बात को समझने के लिए पहले स्टेटमेंट में फोकस किया जाए। मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम। ये तो मैंने आपको बहुत पहले पढ़ा दिया, देखो बहुत पहले पढ़ा दिया, बिल्कुल सही बात है। बहुत पहले पढ़ा दिया और बिल्कुल सही बात है। कब पढ़ा दिया बहुत पहले? ये देखो, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, देखो यही हो गया था। ग्राम एटॉमिक मास होता है 12 ग्राम। देखो 12 ग्राम क्या होता है? ग्राम एटॉमिक मास। अगले पे आ जाओ, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? देखो लिखा हुआ है मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन। देखो ये देखो, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, देखा? तो ये बहुत पहले पढ़ चुके हैं आप। तो ये तो बिल्कुल सही, इसमें कोई समस्या ही नहीं होनी चाहिए। हालांकि अब अगला वाला भी पढ़ चुके हैं। इस लाइन से आप इस लाइन पे आ जाओ और इससे फिर अगली वाली पे आ जाओ। अगर अगली वाली पे आ जाओगे, देखो तुम्हें एक कार्बन का मास भी दिख जाएगा 12/Na ग्राम, और 12/Na ग्राम ही तो 12 mu होता है। तो अगर देखा जाए तो दोनों दिख गई हैं कम से कम, लेकिन पहली वाली तो दिखी गई होगी। आओ समझें, ध्यान दीजिए, पहली वाली बिल्कुल करेक्ट है। तो पहली वाली को बेस मानते हुए आगे बढ़ा जाए। 1 मोल कार्बन अगर आप लेते हैं, तो यानी कि ग्राम एटॉमिक मास के बराबर लिख देंगे इसको। 12 गुना भारी है हाइड्रोजन से, तो ग्राम में रिप्रेजेंट कर दो, ग्राम एटॉमिक मास के बराबर लिख दो। 1 मोल कार्बन में, ये बात बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसी को बेस मानते हुए आगे बढ़े। 1 मोल कार्बन में Na कार्बन होंगे, तो Na कार्बन का मास हो गया 12 ग्राम। तो फिर एक कार्बन का मास कितना हो गया? ठीक है, तो बताइए एक कार्बन का मास अगर इतना हो गया, तो क्या इसको आप मॉडिफाई करके आगे लिख सकते हैं? कुछ यूनिट कन्वर्जन कर दो केवल। बताओ, आपने भी पढ़ा है पीछे कि 1 AMU में कितने ग्राम होते हैं? 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na ग्राम। तो बताइए अगर मेरे को 12/Na ग्राम को लिखना हो AMU में, तो कितना लिखेंगे? 1/Na ग्राम 1 AMU, तो 12/Na ग्राम 12 AMU। यूनिट कन्वर्जन लगाना सिंपल।
तो बताइए अगर ये वाला यूनिट कन्वर्जन इधर लगा दें तो 12/n ग्राम की जगह यहां क्या लिख सकते हैं, 12 एमयू। चेक करो, मास ऑफ 1 कार्बन, मास ऑफ 1 कार्बन, इसकी जगह ये लिख दिया। तो यानी कि ये लास्ट स्टेटमेंट सही, और यही तो ये लिखा हुआ, चेक करो, मास ऑफ 1 कार्बन एटम 12 एमयू। कितना समझ में आएगा, दोनों सही है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, मैंने जो स्टेटमेंट बोला था वो यही तो बोला था, जो मैंने स्टेटमेंट बोला था वो यही बोला था। आपको समझ में आ जाए तो एक बार अंगूठा इसके बाद दिखाइएगा। किसी एटम के 1 मोल का मास जितना ग्राम में होता है, उस एटम के 1 एटम का मास उतना ही देखो, ऑडियो वीडियो मैच करा पा रहे हो, उतना ही एएमयू में होता है। मौज आगे टुकड़े होने चाहिए। कीबोर्ड तोड़ डाला करिए बिल्कुल एकदम, अगर बात समझ में आ जाए तो कीबोर्ड के इतने टुकड़े करिए। देखिए, अच्छा शायर जब कोई शेर सुनाता है बढ़िया गहराई बड़ा, तो अगर आप उस पर तारीफ नहीं करेंगे तो अगला शेर सुनाएगा नहीं, समझ जाएगा ऑडियंस बेवकूफ है, फिर उल्लू लेवल शेर सुनाना शुरू करेगा। है उसके पास हर प्रकार के, सस्ते वाले भी हैं, अच्छे वाले भी हैं। आपको क्या सुनना है वो आप तय करेंगे, ऑडियंस कैसी। पब्लिक को देख करके अगली बात करता हूं। 20 नंबर पे देखिए, बातचीत यहां तक पहुंच गई है। ठीक है, चले आगे बढ़े। ओके, खैर आपसे पढ़ के बहुत शांति मिलती। चलो भाई, शांति लो भैया। अच्छा, मान लो किसी का नाम ही शांति है, कह रहे हमसे पढ़ के बहुत शांति मिलती। मान लो किसी का नाम ही शांति है, तो शांति को क्या मिलेगी, शांति खुद को मिल जाएगी। आओ समझे। अब मान लो आपसे कहता है, मान लो आपसे कहता है मास ऑफ 1, या कार्बन आपने लिया था, अब जरा प्रैक्टिस बताना फटाफट। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। टाइप करो आंसर जल्दी से। बोलो भाई, पहला वाला 16 ग्राम, दूसरा वाला 16। अब आपको ये बातें, क्या ऐसी बातें आप खटाखट लिख लेंगे कॉन्फिडेंस के साथ? क्लियर है सबको? क्या बोल के आ जाएंगे उसको? कहीं किसी एटम के 1 मोल का मास जितना ग्राम में होता है, उस एटम के 1 एटम का मास उतना ही एमयू में होता है। निकल लेंगे तुरंत हवा की तरह। एक अगला स्टेटमेंट सुनेंगे ध्यान से, आज का अगला जहरीला स्टेटमेंट सुनिए। स्टेटमेंट मॉडिफाई हो रहा है, स्टेटमेंट मॉडिफाई हो रहा है। किसी मॉलिक्यूल के 1 मोल का मास जितना ग्राम में होता है, उस मॉलिक्यूल के 1 मॉलिक्यूल का मास उतना ही एमयू में होता है। हाँ भाई, समझ में आया क्या बोला? किसी मॉलिक्यूल आ चुका है, अब एंटिटी चेंज हो चुकी है। किसी मॉलिक्यूल के 1 मोल का मास जितना ग्राम में होता है, उस मॉलिक्यूल के 1 मॉलिक्यूल का मास उतना ही एमयू में होता है। सही बात है, रिटर्न में आइए। अगर बात में थोड़ी दिक्कत है तो रिटर्न में आइए। एंटिटी चेंज हो चुकी, कंसेप्ट वही रहेगा। ध्यान दीजिए, अगर मैं 2 स्टेटमेंट लिखता हूं, जरा मेरे को बताना, मास ऑफ 1 मोल ऑफ N2, और ये सब बातें समझने के लिए आपको पिछली क्लास और इस क्लास की स्टार्टिंग वगैरह सब आनी चाहिए, तभी आप ये सब बातें समझ पाएंगे जल्दी जल्दी। और ये सब बातें आप किसी को बोल के देखिएगा, जो तथाकथित बुद्धिजीवी बने घुमा करते हैं गलियों में, कि मैं भी मोल कंसेप्ट जानता हूं। मोबाइल छोड़ के भाग जाएंगे भाई साहब। बताइए क्या पुट करूं आगे? अगर मैं यहां लिखता हूं 28 ग्राम और यहां लिखता हूं 28 एमयू, क्या दोनों सही बातें हैं? क्या बताओ भाई, क्या दोनों सही बातें हैं? कहने प्रूव करके दिखाओ।
कर प्रूव करके दिखा सकता हूं, 2 लाइन लगेंगी, सुनना ध्यान से। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्यों सही है? पहले से हमको पता है, क्योंकि 1 मोल N2 का मतलब क्या होता है? मोलर मास ऑफ N2। और मोलर मास ऑफ N2 क्या होता है? ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मोलर मास ऑफ N2 ग्राम मॉलिक्यूलर मास। देखो, आपने पढ़ा था ना पीछे। ये पॉइंट प्रूव करना हो तो आप यहां पे आ जाओ, कह दो भाई साहब ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास N2 का होता है, जो उसका रिलेटिव उसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर दो। करें होता क्या है? करें होता ये है, समझाया देखो, मोलर मास होता है। तो देखो मास ऑफ, ये लाइन पकड़ लो, मास ऑफ 1 मोल ऑफ O2 है 32 ग्राम है, तो यहां N2 होगा तो 28 ग्राम होगा भाई, यहां N2 होगा तो 28 ग्राम होगा। समझ पा रहे बात? तो ये पॉइंट तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए इस टाइप का, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बताइए, क्या मैं अगर आपसे कहूं कि ये पहली लाइन बिल्कुल ठीक है, तो कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, अगर वो क्लास कर रहा है और मतलब बिल्कुल कायदे से कर रहा है। ठीक है, तो बताइए 1 मोल N2 में, 1 मोल N2 में Na N2 होते हैं, 1 मोल समथिंग में Na समथिंग, तो इनका मास 28 ग्राम होगा। ठीक है, ये कंसेप्ट देखो पुराना यूज हो रहा है पिछली क्लास का, 1 मोल समथिंग में Na समथिंग। फिर बताइए 1 N2 का क्या हाल होगा? फिर Na N2 ये लेके बैठा है, तो 1 N2 क्या लेके बैठा होगा? 28/Na, 28/Na। फिर बताइए अगर इसको कन्वर्ट कर दूं मैं, तो मास ऑफ 1 N2 कन्वर्ट कर दूं तो बताओ, मैंने पीछे पढ़ा हुआ भी डिफाइन किया मैंने, 1 mu इज इक्वल टू 1/Na ग्राम। अच्छा बताना, ये रिलेशन जब तक डिफाइन नहीं होगा तब तक आप ये बात समझ ही नहीं सकते। तो पहले ये रिलेशन डिफाइन करना जरूरी था, और किसके लिए डिफाइन करना जरूरी था? सबके लिए। तो देखिए कवि ने पहले कैसे सिस्टमेटिक बात को आगे बढ़ाया। पहले मैंने आपको ये रिलेशन प्रूव करके दिखा दिया। किसके लिए? किसी भी एंटिटी के लिए, किसी भी एंटिटी के लिए पहले ये कंसेप्ट खोल के दिखा दिया। फिर जब ये कंसेप्ट खुल गया तो फिर अब इसको यूज करना सिखा रहा हूं। समझ पाना, क्योंकि ये बात यूज होगी यहां पे। अब जरा बताना, अगर 1 mu 1/Na ग्राम है तो 28/Na ग्राम की जगह क्या लिख सकते हैं बताओ? यहां 28 मल्टीप्लाई कर दो तो यहां भी 28 मल्टीप्लाई होगा, तो 28/Na ग्राम की जगह पे क्या मैं 28 mu नहीं लिख सकता हूं? बस यूनिट कन्वर्जन ही तो लगा रहे हैं, तो यहां लिख दो 28 mu। इसका मतलब दूसरी वाली बात भी ठीक है भाई, चेक कर लो, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल N2 28 mu, सही बात है। और यही तो मैंने बोला था, अगर आपने ध्यान से सुना, किसी मॉलिक्यूल के 1 मोल का मास जितना ग्राम में होता है, उस मॉलिक्यूल के 1 मॉलिक्यूल का मास उतना ही AMU में होता है। कितनों बात समझ में आगे तोड़ डालिए। अब देखिए ये सवाल, जब इस पे कोई कंसेप्ट आता है, कोई सवाल आता है, तो लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। लोग कर लेते हैं लेकिन ऐसे करते हैं, और जिसका कंसेप्ट क्लियर होता है वो ऐसे निपटा के चला आता है, और जो ऐसे निपटा के चला आता है वो 10 सेकंड में आंसर टिक करके निकल लेता है, उसकी रैंक आ जाती है। और ये लोग चले जाते हैं फॉर्म की दिशा में। जो लोग वहां ये करते हैं, यहां ये कर रहे हैं तो ठीक है, वहां ये करेंगे ये नीचे वाला काम, तो आप फॉर्म की दिशा में चले जाएंगे। आप कहते हैं मैं बार बार उसको एमआर देता था, वो मुझे बार बार फॉर्म दे देती थी। रिवर्सिबल रिएक्शन सेट हो जाती है, और इन दोनों का जिस दिन रेट बराबर हो गया, आप इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएंगे मेरे दोस्त, और आपका ग्राफ कांस्टेंट हो जाएगा, dc/dt 0 हो जाएगा। जिंदगी भर आप उसे एमआर देते रहेंगे, वो आपको फॉर्म देती रहेगी। कह रहे हैं इक्विलिब्रियम शुरू हो गया क्या? नहीं, अभी आगे होगा। ठीक है, अब अगर आपको बात समझ में आ गई तो 23 नंबर पे एक सवाल लगाइए और निकल लीजिए पिछले रास्ते से। 23 नंबर पे एक सवाल लगाएंगे सभी लोग। 23 नंबर पे एक सवाल लगाएंगे। फाइंड आउट द नंबर ऑफ helium atoms present in 52 AMU helium। 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पे। लगाना शुरू करिए, मैं पोल शुरू कर रहा हूं। जिसका होता जाए वो लोग पोल लिखते जाएंगे, जिसका होता जाए वो लोग पोल लिखते जाएंगे। आखिरी कंसेप्ट, उसके बाद सब लोग पीछे के रास्ते से निकल लेंगे। पोल लिखते जाइए। यस, चलिए स्टार्ट। नहीं, सामने से मत जाना, कोई मिल जाएगा पूछेगा कुछ बातें तुमसे, पीछे से जाना, किसी को बताना मत ये सब बातें। तो रिलैक्स करना पड़ेगा।
34% लोगों का सही हुआ है, तबाही मच चुकी है। शायद इसमें वो व्यक्ति भी शामिल हो जो कल कह रहा था थोड़ा सा जल्दी जल्दी बढ़ा दो। क्या इन 34% में है या बचे हुए 66% में है वो बुद्धिजीवी? सुलभ निष्ठा मनन। चलिए सुनिए ध्यान से। पेन तक नहीं चलाना था इस सवाल में, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो पेन तक नहीं चलाना था इस सवाल में। लेकिन अभी आप इतने लोगों ने गलत किया इसलिए मैं थोड़ा सा चला देता हूं। बताओ पीछे जो भी कंसेप्ट सीखा तुमने ये वाला, बताओ इसको मैं यहां पे अगर लगाऊं तो जरा दो बातों का मुझे आंसर दे देना। अगर आपको पीछे वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया तो जरा दो बातों का आंसर दे देना। बोलो भाई। पहला वाला 4 ग्राम, दूसरा वाला 4 AMU कहां से आया? इस कंसेप्ट से आया, इस कंसेप्ट से आया। समझ पा रहे हैं? अब टाइम बच गया क्योंकि तब टाइम लगाया था। क्या बोल रहा हूं समझ पा रहे हैं? अब टाइम बच गया क्योंकि तब टाइम लगाया। तो जरा मेरी बात सुनिएगा। 4 AMU में एक एटम आता है तो 52 AMU में 13 एटम नहीं आएंगे। अब टाइम बच गया है क्योंकि पहले टाइम। अब मेरे पैदल दोस्तों को समझ में नहीं आया होगा। 4 AMU में एक एटम है तो बताइए, लिख लीजिए अगर आपको बिल्कुल अभी भी दिक्कत हो रही। एक AMU में बताओ कितने हो जाएंगे? क्या 1/4 एटम हो जाएंगे? तो बताना 52 AMU में कितने हो जाएंगे? यूनिटरी मेथड लगा लो भैया। कह रहे ये ठीक किया तूने बता के। 52 मल्टीप्लाई कर लेना। कहेंगे अब आया जाके, कहेंगे ये था पूरा नहीं बताते हो। अब आया ना। इतना करके आओगे तो फिर से फॉर्म आ जाएगा। देखिए जिसका दिमाग चलता है वो क्या बोलेगा। यहां पे जुगाड़ सुनिए क्या करता है। जिसका दिमाग चलता है वो ये निपटा देता है। कहता है हीलियम है, कह रहे वेरी गुड। कह रहे यहां लिखूंगा 2, यहां लिखूंगा 4। बताओ हीलियम के ऊपर खोपड़ी पे क्या लिखा है? 4। यानी कि हीलियम 4 गुना भारी है। किससे? हाइड्रोजन से। अगर 4 गुना भारी है तो मेरे को बताना, है ना। अगर ऐसा है तो मेरे को बताना। 1 मोल का मास लिखूंगा 4 ग्राम, 1 एटम का मास लिखूंगा 4 AMU। हेलो, क्योंकि मेरे को कंसेप्ट क्लियर है ये सब दिमाग में। तो बताइए 4 AMU की जगह में तुरंत क्या लिख दूंगा? कहूंगा 1 हीलियम एटम। बोलो भाई, अगर मेरे को क्लियर है तो 4 AMU की जगह पे 1 हीलियम एटम। क्या बिना पेन चलाए ये बात लिख दूंगा? दिमाग में लिख सकता हूं ये बात। बताइए 4 में अगर आते हैं 1 तो यहां मल्टीप्लाई कर दो 13 तो ये बन जाएगा 52। हेलो, यहां मल्टीप्लाई कर दो 13 तो ये बन जाएगा 13 एटम। मौज आ गई तो तोड़ डालिए। 13 × 4 52 होता है और इधर 13 × 1 करेंगे तो 13 आ जाएगा। ये आंसर है। टिक करूंगा, भाग जाऊंगा, हवा की तरह निकल जाता हूं, बगल से आप पकड़ नहीं पाएंगे। ये खेल है साहब, समझ पा रहे हैं? ये खेल बहुत कम ही लोग खेल पाते हैं। ये तभी आप खेल पाएंगे जब आपको जमीन से लेके ऊपर तक सब आता हो और सब पे आपका वर्चस्व हो। पढ़ना पढ़ाना तो बहुत लोग कर लेते हैं, वर्चस्व एक ही व्यक्ति का होता है। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, जय भारत। अगली क्लास में मिलते हैं। सब कुछ रिवाइज करके आ जाएगा। कितने लोग बात समझ में आई? जाते थे तोड़ डालिए। क्या समझ में आया? 4 AMU 1 हीलियम, यहां 13 मल्टीप्लाई किया 52 हो गया, यहां पे 13 मल्टीप्लाई हो जाएगा। रेशियो ही तो है। इधर 4 AMU, इधर 1 हीलियम, इधर 13 मल्टीप्लाई, इधर भी 13 मल्टीप्लाई। लो आंसर आ गया। नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में। जय भारत। प्रोफाइल फॉलो कर लीजिएगा आप लोग फटाफट ये वाली, आपको सारे नोटिफिकेशन आते रहेंगे। जेस्टर लाइव मेरा रेफरल कोड है। यत्र तत्र सर्वत्र हर तरफ फैला दीजिए। जो भी आपको जानता हो या नहीं जानता हो आप उसको जानिए और उसको ये कोड बताइए।